अगर तो आईसीआई ने कल के पेपर में डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन तुमसे हार्ड पूछा तो वो इजी एमसीक्यू तुमको पूछेगा। अब एमसीक्यू या तो वो देगा तुमको डिक्टो मॉड्यूल में से, कंसेप्ट नोट्स में से, जो कि तुम लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे इजी वाले, या तो फिर बीओएस पोर्टल के तुमको रिपीट एमसीक्यू देखने को मिलने वाले। यानी अगर मेरी मानो ना सर, अगर आईसीआई को एमसीक्यू रिपीट करने की इच्छा हुई ना तो लगभग 10 से 15 मार्क्स के एमसीक्यू तो आपको इसमें से ही मिलने वाले हैं। यानी सारे के सारे बीओएस पोर्टल, आरटीपी, एमटीपी के एमसीक्यू की आपके भाई ने बना दिए वन लाइनर समरी के पूरा एमसीक्यू देखने की जरूरत ही नहीं है, खाली ये वन लाइनर समरी देख के चले जाओ, क्रक्स देख के चले जाओ, आपकी बात बन जाएगी। तो इसमें से एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 15 नंबर के आसपास आएगा। अगर आईसीआई को इजी वाले एमसीक्यू बनाने हुए ना तो ये वीडियो को देख के जाना। पीडीएफ इसकी अवेलेबल टेलीग्राम चैनल पे करा दूंगा। यानी 100% कंसेप्ट्स मैराथन अवेलेबल करा दी, 100% क्वेश्चंस मैराथन, एमसीक्यू की मैराथन भी अवेलेबल करवा दी, मॉड्यूल वाली लेस देन 1 आवर। और भाई उसके बाद दोपहर को ट्रिकी पॉइंट्स की मैराथन भी, यानी अब ये 5वीं मैराथन मैं तुम लोग के लिए डाल रहा हूं। और ये है बीओएस पोर्टल की आरटीपी एमटीपी की वन लाइनर समरी, सारे के सारे एमसीक्यू और इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोस की। भाई साहब जरा भी बनाने की हालत नहीं थी, लेकिन कल रात को 2-3 घंटे सो के मैंने तुम्हारे लिए ये सारी मेहनत करी है। तो भाई ये मेहनत को प्लीज मेहरबानी करके वेस्ट मत जाने देना। मेरी वीडियो जरा भी नहीं थी, ताकत जरा भी नहीं थी वीडियो बनाने की, लेकिन तो भी ये मैंने वीडियो बनाई है। हो सकता है थोड़ी जगह पे मैं आपको ऐसा थोड़ा दिखूं, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा एफर्ट्स से बने और भाई बहुत ज्यादा थक चुका हूं मैं अभी तक, ठीक है। तो प्लीज इसका भरपूर फायदा उठाना। इजी पेपर आता है तो एमसीक्यू इसी में से आएंगे, 10 से 15 नंबर के आसपास तो इसी में से आएंगे। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करो कमेंट में ऐसे डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीए फाइनल ऑडिट। तोड़ना है, फोड़ना है, मरोड़ना है, ऑडिट में एग्जामिनेशन लाना ही लाना है। चलो सर 70+ का कमेंट करके SQC1 ऐसे 220 से शुरुआत करते हैं। फील्ड इंचार्ज ऑफ सीए फॉर्म रिप्लेस्ड, एक फील्ड इंचार्ज था, उसकी जगह पे दूसरा फील्ड इंचार्ज आया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, चेंजेस सब कुछ बराबर है, ठीक है। EQCRR इज अपॉइंटेड एंड सीए फाइनलिस्ट, एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आया जो कि सीए फाइनलिस्ट था। मैंने बोला नहीं चलेगा, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हमेशा सीए होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, जो भी आपने चेंजेस किए वो इनएप्रोप्रिएट है। कौन सी चेंज की बात चल रही है, EQCRR को जो आप लेके आए ना सीए फाइनलिस्ट वाले, वो इनएप्रोप्रिएट है, एक्सेप्ट फॉर फील्ड इंचार्ज हु लेफ्ट द फर्म। ये फील्ड इंचार्ज ने जो रिप्लेस किया उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो सही है, ठीक है। EQCRR हमेशा क्या होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। अगला सवाल, कॉम्प्लेक्स इशू आया इन्वेंटरी वैल्यूएशन को लेकर के और कंटेंशियस सिचुएशन आई, कंटेंशियस सिचुएशन रिजल्टिंग इन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन एंगेजमेंट टीम। जब भी कंटेंशियस सिचुएशन आएगी ना तो अपन कंसल्टेशन करेंगे, सी से कंटेंशियस, सी से कंसल्टेशन। तो इस पर्टिकुलर केस में एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा कि एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हो रहा है एंगेजमेंट टीम के अंदर और विद इन और आउटसाइड द फर्म। क्लियर है, कंटेंशियस के केस में कंसल्टेशन। सीए सर्व्स एश्योरेंस एंगेजमेंट ओवर लॉन्ग टाइम। भाई बहुत मतलब मान लो रिलायंस का ऑडिटर बहुत टाइम से शंकर लखवानी है, बहुत टाइम से शंकर लखवानी, तो मेरा और मुकेश अंबानी का फैमिली जैसा रिश्ता बन जाएगा, इसलिए वो एग्जांपल है फेमिलियरिटी थ्रेड का। EQCRR वाज सिलेक्टेड बाय एंगेजमेंट पार्टनर एंड एंगेज्ड इन फॉर्मिंग ऑडिट टीम्स एंगेजमेंट्स, यानी एंगेजमेंट पार्टनर खुद ही जाके एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को सिलेक्ट करके आया कि ये बनेगा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। और वो जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है ना, वो ऑडिट टीम के जजमेंट में पार्ट ले रहा है। मैंने आपको वार्न किया था, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कभी भी एंगेजमेंट के अंदर पार्ट नहीं ले सकता, कभी भी वो इन्वॉल्व नहीं ले सकता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, समझ रहे हो। हाँ सर, एंगेजमेंट पार्टनर काम करेगा, EQCRR तो खाली चेक करेगा। तो क्या सिलेक्शन ऑफ EQCR बराबर है क्या, मैंने बोला नहीं भाई, EQCRR की ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे मेंटेन नहीं हुई है, क्योंकि वो EQCRR को किसने सिलेक्ट किया था, मैंने बोला एंगेजमेंट पार्टनर ही सिलेक्ट करके लाया था, और ये जो हमारे EQCRR था वो फालतू के डिसीजन मेकिंग कर रहा था। तो मैंने बोला ऐसा नहीं चलेगा। फर्म की पॉलिसी थी कि एंगेजमेंट पार्टनर कंटिन्यू करेगा 15 साल के लिए। फर्म की पॉलिसी गई भाड़ में, भाई उसने ना 7 साल कंप्लीट कर लिए, क्या वो अगला साल भी कंप्लीट कर पाता है क्या, अगला साल भी वो 8वें साल भी करेगा क्या। मैंने बोला भाई 7 साल से ज्यादा अलाउड ही नहीं है लिस्टेड एंटिटी के केस में, फिर भले फर्म की पॉलिसी ऐसा बोले कि 1000 साल, ठीक है, ऐसे 230। एक्सपीरियंस ऑडिटर का मतलब क्या होता है, मैंने बोला ऐसे में एक्सपीरियंस ऑडिटर की डेफिनेशन दे रखी है, ये वो पर्सन है जिसके पास प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस है, रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग है ऑडिट प्रोसेस का, एसएस का, बिजनेस एनवायरनमेंट का, ऑडिट का, एफआर इश्यूज का। क्लियर है। फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अपने लास्ट स्टेज में है, ठीक है, फाइनलाइजेशन हो रही है ऑडिट रिपोर्ट एंड टीम हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। टीम ने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना चालू कर दिया है। ये इम्प्रॉपर अप्रोच है, क्योंकि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको साथ-साथ बनानी पड़ती है, ठीक है। इधर क्या हो रहा है ना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज बीइंग प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो मैंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, अच्छी बात नहीं है। असली बात क्या होती है ना, अच्छी बात क्या होती है ना कि साथ-साथ काम भी चल रहा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी आप कर रहे हो, ठीक है। 60 डेज की जो लिमिट होती है ना, वो असेंबली करने की होती है। डॉक्यूमेंटेशन तो आपको क्या करनी पड़ती है ना सर, साइमल्टेनियसली कर लिया। इसको 60 डेज के साथ वो कंफ्यूज मत करना। 60 डेज तो क्या होता है ना, असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, जबकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात चल रही है, तो डॉक्यूमेंटेशन आपको साथ साथ करनी पड़ती है। यहाँ पे तो इंप्रॉपर अप्रोच है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि भाई अपन एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन कर रहे हैं। क्लियर है। ऑडिट रिपोर्ट साइन की डेट है 21 अगस्त 2022, ठीक है।
कॉल्ड ऑडिट फाइल, एक्सेल फाइल, आइटम्स डिलीटेड, ये सारी चीजें इररेलेवेंट है। खाली ऑडिट रिपोर्ट की साइन की डेट क्या है? 21 अगस्त 2022। तो असेंबली कब तक हो जानी चाहिए सर? 20 अक्टूबर 22। मैं क्या बोलता हूं, असेंबली कितने दिन में हो जानी चाहिए? 60 दिन में हो जानी चाहिए। 21 अगस्त से लेकर के 60 डेज कब तक होंगे? 20 अक्टूबर तक। ठीक है, तो असेंबली 20 अक्टूबर तक हो जाएगी, बाकी सारी चीजें इररेलेवेंट है। मॉडिफिकेशन अगर आप कर रहे हो कुछ भी 20 अक्टूबर 22 के बाद, तो वो परमिसिबल नहीं है, एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है सर। ऐसे 240 देखो सर, अगर मेरे को डाउट हुआ ना ऑन इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, तो मैं ऑब्टेन करूंगा लीगल एडवाइस। ठीक है। एंगेजमेंट पार्टनर हैज गुड रिलेशन विद मैनेजमेंट, एंगेजमेंट पार्टनर और मैनेजमेंट का बहुत अच्छा खासा रिश्ता है। ठीक है। एंड नो फ्रॉड डिटेक्टेड इन प्रीवियस ऑडिट, पिछले साल कोई फ्रॉड नहीं मिला था। एंगेजमेंट टीम शुड हैव डिस्कशन अमंग टीम मेंबर्स एम्फसाइजिंग हाउ एंड वेयर एफएस मे बी ससेप्टेबल टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड। ऐसा नहीं कि पिछले साल फ्रॉड नहीं मिला था तो अभी अनासे होके एनएमएस अपन लोग चाय वाय पीते, नहीं सर, अभी भी एंगेजमेंट टीम को डिस्कशन करना पड़ेगा कि क्या इस साल कुछ फ्रॉड के चांसेस है क्या, एम्फसाइज करना पड़ेगा कि कहां इधर इस साल रोमम है या रोमम नहीं है। क्लियर है। ऑडिटर डन इनिशियल रिस्क असेसमेंट एंड ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, ऑडिटर ने इनिशियल कुछ काम किया, इनिशियल रिस्क असेसमेंट किया, एंड नीड्स टू इवैल्यूएट वेदर असेसमेंट ऑफ रोमम एट असर्शन लेवल इज एप्रोप्रिएट। उसको देखना है मैंने जो काम किया वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। पर्पस क्या? ये इवैल्यूएशन का, ये इवैल्यूएशन का ये पर्पस है टू गेन फर्दर इनसाइट इनटू रोमम ड्यू टू फ्रॉड एंड डिसाइड इफ एडिशनल और डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड। भाई देखो, ऑडिटर ने कुछ इनिशियल काम किया, कुछ नया भी काम किया है उसने, और वो ये देखना चाहता है कि असेसमेंट जो मैंने किया है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो सर वो क्यों असेसमेंट कर रहा है, वो क्यों अब अंदर घुस के काम करेगा? ये देखने के लिए कि भाई रोमम ड्यू टू फ्रॉड है कि नहीं है, और भाई मैंने इनिशियल काम तो कर लिया, तो अब मेरे को और भी एडिशनल काम या डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स करना पड़ सकता है कि करना नहीं पड़ सकता। चौथा, ऑडिटर आइडेंटिफाइज रिस्क ऑफ इनएप्रोप्रिएट जर्नल एंट्रीज। कुछ इनएप्रोप्रिएट जर्नल एंट्री रखी थी, ठीक है, कैश टू सेल्स की जगह सेल्स टू कैश हो गई जर्नल एंट्री। तो भाई उस पर्टिकुलर केस में ऑडिटर को ये पता चला कि भाई इनएप्रोप्रिएट जर्नल एंट्री हुई है, तो ही शुड परफॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस थ्रू आउट ईयर। एक जर्नल एंट्री खराब निकली, सारे के सारे चेक करो। एक काम खराब निकला, पूरा का पूरा थ्रू आउट ईयर चेक करो भाई, पूरा का पूरा एफआईआर प्रोसेस को चेक करो, इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज, कंसोलिडेटिंग एडजस्टमेंट्स एंड रिक्लासिफिकेशंस। क्लियर? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन ही सस्पेक्ट्स फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑडिटर को सुगंध आई, ऑडिटर को बदबू आई, सुगंध नहीं है, ऑडिटर को बदबू आई कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, वो क्या करेगा सर? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, बीइंग अलर्ट। क्लियर है? इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज फ्रॉड्स ही शैल कम्युनिकेट दीस मैटर्स ऑन अ टाइमली बेसिस टू मैनेजमेंट। ऑडिटर को फ्रॉड का पता चला ना, तो वो मैनेजमेंट को टाइमली बेसिस पे बताएगा। ये है इसका मतलब आंसर, 50 डेज 60 डेज टाइमली बेसिस। मैंने बोला टाइमली बेसिस, ठीक है, कोई 50 डेज 60 डेज का लिमिट नहीं दे रखा, टाइमली बेसिस इसका आंसर आता है। अगला आता है अपना ऐसे 250, एग्जाम्पल ऑफ डाउट ऑफ नॉन कंप्लायंस टू लॉज। मैंने बोला भाई डाउट है ऑफ नॉन कंप्लायंस टू लॉज। मैंने बोला ये जो मैं एग्जांपल अभी दे रहा हूं ना आपको, ये किसके एग्जांपल में पता है? ये एग्जांपल है इसके कि लॉ के साथ कंप्लाई नहीं हुआ है। ये गोइंग कंसर्न के एग्जांपल नहीं है कि गोइंग कंसर्न पे खतरा है। गोइंग कंसर्न पे खतरा तो बड़ी बड़ी चीज में होता है कि कंपनी क्रेडिटर को पे नहीं कर पा रही है, कंपनी सैलरी पे नहीं कर पा रही है, कंपनी कंगाल हो गई, बैंकरप्ट हो गई है, ठीक है, ये नॉन कंप्लायंस टू लॉ के एग्जांपल है। कौन से? फाइन्स का आप पेमेंट कर रहे हो, अनयूजुअल कैश पेमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को आप पेमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यानी रिश्वत दे रहे हो, तो नॉन कंप्लायंस टू लॉ हुआ ना। नोटिस है आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी से क्योंकि आपने कुछ नॉन कंप्लायंस कर रखा है, पेमेंट आप लॉयर को दे रहे हो, बोले तो लीगल काउंसिल को दे रहे हो। क्लियर है? हाँ, यानी कि आपने नॉन कंप्लायंस किया। अगला, कंपनी गॉट नोटिस फॉर फेलिंग टू मीट रूल्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड फ्लोर्स। कंपनी को नोटिस मिला, आपने एरिया को लेकर के कुछ रूल्स फॉलो नहीं करे, इट वुड हैव टू पे हैवी कंपाउंडिंग फीस और फेस डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ, एक काय का एग्जांपल है? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तीसरा, नॉट एन ऑडिट प्रोसीजर। सर ये है ना ऑडिट प्रोसीजर नहीं है क्योंकि ये काम मैनेजमेंट का है। पता है क्या? मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट एंड कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट एंड एंश्योरिंग दैट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर डिजाइन्ड टू हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ नॉन कंप्लायंस। यानी कि ये चीज अपन ने मैजिक चार्ट्स में पढ़ी हुई है। स्टार्टिंग का आंसर था कि भाई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो मॉनिटर करे लीगल रिक्वायरमेंट एंड कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट। लॉ मतलब अपन ने मीट किया है कि नहीं किया, ये तो अपनी जिम्मेदारी नहीं ऑडिटर की, ये तो क्या चेक करना है, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, ऑडिटर तो आएगा, ऑडिटर खाली इंपैक्ट देगा उसका ऑडिट ओपिनियन पे, पर बेसिकली जो प्रिलिमिनरी लॉ था वो फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है, मॉनिटर लीगल रिक्वायरमेंट एंड कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट बराबर सब है कि नहीं, वो चेक करना किसकी जिम्मेदारी है? मैंने बोला मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। एग्जांपल भी अपने लिए था कि शेव वेव देखना, वो किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। क्लास में वॉयलेटेड गाइडलाइंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स का ऐसे 250 में क्या लेना देना है, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला? ऐसे 250 ऐसा दिया था। ठीक है, आपने वॉयलेट करी गाइडलाइंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। गाइडलाइंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट अपन पढ़ते हैं एनबीएफसी में। ठीक है, आपने वॉयलेट करी ना, तो एनबीएफसी के हिसाब से आरबीआई में भी रिपोर्टिंग होगी और यूएम पैरा में भी। प्लीज इसको ध्यान में रख लेना, प्लीज इसको ध्यान में रख लेना। क्वेश्चन में ऐसे 250 का रेफरेंस दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में बोला ऐसे 250, लेकिन इसका आंसर का कोई लेना देना ऐसे 250 से नहीं है। ठीक है, प्लीज इसको ध्यान में रख लेना। अगर आप लोगों ने वॉयलेट करी गाइडलाइंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, तो ईओएम पैरा में जाएगा प्लस आरबीआई को रिपोर्टिंग होगी। ऐसे 260, ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग मैटर्स रिक्वायर्ड बाय ऐसे 260 टू टीसीडब्ल्यूसी।
ऑडिटर जिम्मेवार है, ऑडिटर जिम्मेवार है फॉर कम्युनिकेटिंग मैटर्स रिक्वायर्ड बाय एसए 260 टू टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा एसए 260 के तहत। ऑल्सो मैनेजमेंट हैज रिस्पांसिबिलिटी टू कम्युनिकेट मैटर्स ऑफ गवर्नेंस इंटरेस्ट टू टीसीडब्ल्यूजी, यानी मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी है कि टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करे। कम्युनिकेशन बाय ऑडिटर डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट ऑफ इट्स रिस्पांसिबिलिटी, यानी ऑडिटर ने टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट कर लिया तो मैनेजमेंट छूटता नहीं होता है, मैनेजमेंट को भी टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर, यानी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। अगला आता है एसए 299, क्या बोलता है, एक्स वाई जेड तीन ज्वाइंट ऑडिटर थे। जेड है ना डेटर्स को वेरीफाई कर रहा था। ठीक है, तीन ज्वाइंट ऑडिटर थे, जेड डेटर्स को वेरीफाई कर रहा था। एक्स एंड वाई ये एज्यूम करेंगे कि जेड ने अपना काम एसएस के हिसाब से किया है, ये चीज अपन ने एसए 299 में देखी थी। टीसीडब्ल्यूजी हैज टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट एलोकेशन, आपने जो काम को बांटा है ना उसके बारे में आपको टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। नो सेपरेट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, अगर तीन ज्वाइंट ऑडिटर है, चार ज्वाइंट ऑडिटर है तो उनका कंबाइंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर वो लोग ऑब्टेन करेंगे, सेपरेट ऑब्टेन नहीं करेंगे। कॉमन एंगेजमेंट लेटर भी वो लोग ऑब्टेन करते हैं, सारी चीजें कॉमन होगी। अगला आता है ऐसे 300, ऑडिट टीम डिस्कस दैट दे वांट डॉक्यूमेंट ऑडिट प्रोग्राम टिल कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क एज देयर वुड बी फ्यूचर चेंजेस। ऑडिट टीम पता है क्या बोलती है, हम लोग ऑडिट प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट ही नहीं करेंगे, जब तक कि हम लोग कंप्लीट नहीं कर ले हमारा ऑडिट वर्क, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में कुछ चेंजेस हो। मैंने बोला इनकरेक्ट अप्रोच है, इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड एट प्लानिंग स्टेज। ऑडिट प्रोग्राम का काम आपको प्लानिंग में ही कर लेना था, इसलिए ये ऐसे 300 में पड़ा था, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ एफएस, ऐसे 300 का यही तो नाम है। और उसके बाद जो भी चेंजेस होंगे ना वो आपको डॉक्यूमेंट करने होते विद एक्सप्लेनेशन। फिर सीए ने एक ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई एंड ऑडिट प्लान बट नीड्स टू रिवाइज मटीरियलिटी। अब क्या करना है, उसको मटीरियलिटी को बदलना है, तो क्या करेगा, पहले वो ऑडिट स्ट्रेटेजी को बदलेगा, उसके बाद वो ऑडिट प्लान को बदलेगा। अगला, ऑडिटर रिविजिटेड मटीरियलिटी, ऑडिट पार्टनर वाज नॉट कन्विंस्ड विद अप्रोच ऑफ ऑडिट टीम wherein they reassess the plans continuously resulting in waste of time। जो हमारा सेट था ना, मैं तो आर्टिकल हूं, तो मेरा जो बॉस था ना, बॉस वो बोलता नहीं शंकर, मैं तेरे प्लान से सहमत नहीं हूं कि तू बार बार अपने प्लान को रीअसेस कर रहा है, रिजल्टिंग इन वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब मैंने क्या किया, पहले 1 करोड़ की मटीरियलिटी निकाली, फिर मैंने बोला 1 करोड़ नहीं सर 50 लाख, तो वो गुस्सा हो गया, मेरा बॉस गुस्सा हो गया, बोलते तू वेस्ट ऑफ टाइम कर रहा है, बार रीअसेस कर रहा है प्लान को। तो मैंने बोला जो मेरा बॉस था ना वो गलत था, ऑडिट पार्टनर्स व्यू इज इनकरेक्ट एज ऑडिट टीम डिड राइट थिंग। भाई मेरे को जरूरत लगेगी तो 1 करोड़ से मैं 50 लाख तक ले आऊंगा ना, अब इसको क्या पता है, तो एसी में बैठ के अपने एने मस्त केबिन में बैठा हुआ है, तो ये गलत है। कौन, ऑडिट पार्टनर गलत है जो बोल रहा है ना वेस्ट ऑफ टाइम आपने किया। CA considers that rental revenue be tested on occupancy, rent and other similar considerations to detect material misstatement। क्या है ना सर, CA क्या बोल रहा है कि रेंटल रेवेन्यू को अपन कैसे टेस्ट करते हैं, जो होटल में रेंट वेंट होता है ना सर, ऑक्यूपेंसी रेंट। तो मैंने बोला नहीं सर, ये जो रेंटल रेवेन्यू है ना, ये हाई रोमम वाली चीज होती है। हाई रोमम वाली चीज में आप सोलली रिलाय नहीं कर पाते, अबव प्रोसीजर्स में आपको एडिशनल प्रोसीजर्स भी करने पड़ते हैं। खाली एक बात को ध्यान रखना, रेंटल रेवेन्यू जो होती है ना वो हाई रोमम वाली चीज होती है, इसलिए उधर खाली अपन ऐसे इंडी चिंदी प्रोसीजर के साथ रिलाय नहीं कर सकते। एंगेजमेंट टीम शुड कंसल्ट प्रीवियस ईयर्स एंगेजमेंट टीम ड्यूरिंग प्लानिंग। देखो शर्माना नहीं है, आप मान लो इस साल मैं ऑडिटर हूं, पिछले साल कोई और ऑडिटर था, ठीक है, तो भाई मैं पिछले साल वाले ऑडिटर के साथ कंसल्ट कर सकता हूं कि भाई मेरे को दिक्कत आ रही है, तूने कैसे किया था जब तू लास्ट टाइम था। शर्माना नहीं, आप पिछले साल वाले ऑडिटर के साथ क्या कर सकते हो सर, कंसल्ट कर सकते हो। अगला आता है ऐसे 320, मस्त सी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की डेफिनेशन है, ये इनका एमसीक्यू के इधर लेस और एक्सीड को इन लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया था। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी मींस अमाउंट सेट बाय ऑडिटर एट लेस देन मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज होल। अपन ने सिंपल सी बात पढ़ी है, ओवरऑल मटीरियलिटी ज्यादा रहेगी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी उससे कम रहेगी, ठीक है। टू रिड्यूस टू एन एप्रोप्रिएटली लो प्रोबेबिलिटी दैट एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स एक्सीड्स मटीरियलिटी फॉर एफएस एज अ होल। ताकि हम लोग जो है ना मिस स्टेटमेंट्स को पकड़ पाए जो कि एक्सीड कर रही है मटीरियलिटी फॉर एफएस एज अ होल। बस ये लेस और एक्सीड्स को ध्यान में रखना, एमसीक्यू में आया था लेकिन मेरे को नहीं लगता फाइनल एग्जाम में ऐसा पूछेंगे, तो भी बीओएस पोर्टल पे था तो देख लेना। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, सीए हैड एक्सपेक्टेशन दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड इंटेंडेड टू रिलाई ऑन कंट्रोल। जब सीए ने क्या बोला, कंट्रोल्स अच्छे हैं, चलो मैं इस पे रिलाई करता हूं, तो उसके लिए ही शुड डिजाइन एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स प्रोवाइडिंग हिम मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। देखो अगर मेरे को रिलाई करना है ना, मेरे को अगर रिलाई करना है कि कंट्रोल्स ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली, उसके लिए मेरे को टेस्ट ऑफ कंट्रोल, वो कंट्रोल्स को टेस्ट करना पड़ेगा, मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे, तभी मैं रिलाई करूंगा कि कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग मोर इफेक्टिवली। अपन ने ऐसे 330 में पढ़ा था। मैनेजमेंट सेड दे डोंट हैव एनी रिस्क, मैनेजमेंट कहती मैं तो दूध की धुली हुई भगवान की स्वरूप हूं, मैं मेरे पास कोई रिस्क ही नहीं है। मैंने बोला भाई ये गलत है, मैनेजमेंट व्यू इज इनकरेक्ट। एडिक्वेट design and implementation of internal controls may not lead to identification of abuse by process owners। ये fill in the blanks था, abuse by process owners, यानी आप लोगों ने internal control बहुत अच्छा है, आप लोग का internal control बहुत अच्छा है, may not lead to identification of abuse by process owners। clear, fill in the blanks को खाली ध्यान में रखना। risk control matrix was not there in year 1 and draft was provided to auditor। रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स क्या था, ईयर 1 में था ही नहीं, ड्राफ्ट दे दिया ऑडिटर को, बोला ऑडिटर जा तू। लेकिन ईयर 2 है ना, ईयर 2, अब ईयर 2 आया,
ऑडिटर को और भी ज्यादा रॉबस्ट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था। अब ऑडिटर ने क्या बोला, मैं ड्राफ्ट नहीं लूंगा, मैं फाइनल लूंगा, मेरे को फाइनल रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स दो, एंड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सेम रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। तो कहता है हाँ पिछली बार जैसे ड्राफ्ट नहीं चाहिए, मेरे को अच्छा वाला चाहिए। तो जो ऑडिटर की रिक्वेस्ट है वो करेक्ट रिक्वेस्ट है, मैनेजमेंट को वो देना पड़ेगा फाइनल वाला। पिछली बार जैसे ड्राफ्ट बेवकूफ किसी और को बनाना, ड्राफ्ट नहीं चलेगा। अब विच क्वेश्चन नीड नॉट बी फ्रेम्ड अंडर इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर विद रिस्पेक्ट टू परचेजेस, इसमें से कौन सा क्वेश्चन परचेज के लागू नहीं है। तो 3 क्वेश्चन थे परचेज वाले, बैंक रिकंसिलिएशन का परचेज से कोई लेना देना नहीं होता है, तो फिर मैंने बोला ये जो है परचेज के लागू नहीं है। अगला आता है ऐसे 402, एक्स लिमिटेड यूज कर रहा है ईआरपी, ठीक है, ये ईआरपी मेंटेन कर रहा है कौन सा, थर्ड पार्टी। तो भाई हमने क्या बोला ना भाई, ये थर्ड पार्टी का हमको ऑडिट एक्सेस चाहिए, ये थर्ड पार्टी का क्या चाहिए ना, हमको ऑडिट करना है, समझ रहे हो। देखो एक्स लिमिटेड ने क्या बोला ना, ये जो ईआरपी वाली थर्ड पार्टी है ना, मेरे को ये थर्ड पार्टी का ऑडिट करना है। तो वो थर्ड पार्टी ने दुत्कार के भगा दिया, रिक्वेस्ट उसकी मना कर दी और बोला भाई, थर्ड पार्टी ने बोला हम आईएसओ सर्टिफाइड है और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग, वो लोग तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, वो थर्ड पार्टी हुए। तो बोला हमारा जो कंट्रोल्स है ना, हमारा जो कंट्रोल्स है ना, उसका ऑडिट रेगुलरली होता है, ठीक है। यानी क्या बोला ना एक्स लिमिटेड, तू खुद आके नहीं कर सकता हमारा ऑडिट, ठीक है, हमारा जो होता है कंट्रोल्स रेगुलरली होता है, तू खुद मत आ, तू खुद मत आए, काम कर, तू रिपोर्ट ले ले हमारे सर्विस ऑडिटर की। तो उस पर्टिकुलर केस में एक्स लिमिटेड क्या करेगा, टेक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल ऑडिट रिव्यू, कंट्रोल ऑडिट रिपोर्ट टू रिव्यू। यानी कि भाई यूजर एंटिटी खुद नहीं जा सकती, वो क्या बोलेगी ना सर, जो सर्विस ऑडिटर होगा ना, सर्विस ऑडिटर यूजर ऑडिटर को मस्त सी रिपोर्ट दे देगा। सर्विस ऑडिटर यूजर ऑडिटर को क्या दे देगा, मस्त सी रिपोर्ट दे देगा। मैं क्या करूंगा ना, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल ऑडिट रिपोर्ट ले लूंगा, ठीक है। यानी एक्स लिमिटेड खुद वहां पे चेकिंग करने नहीं जा सकता, एक्स लिमिटेड खुद चेकिंग करने नहीं जा सकता। क्या मिल जाएगी ना, मस्त सी ताजी ताजी बढ़िया बढ़िया रिपोर्ट मिल जाएगी। ऐसे 501 कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, में एक्सटर्नल लॉयर से कम्युनिकेट कर रहा हूं, ये रैप का पार्ट नहीं है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का पार्ट नहीं है। ऐसे 505 मैनेजमेंट ने मना किया कि भाई तू रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता, क्लियर है। मैनेजमेंट ने मना किया, ए ऑडिटर तू एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मत भेज। तो उस पर्टिकुलर केस में मैनेजमेंट ने मना किया, तो मैं किसके पास जाऊंगा, टीसीडब्ल्यूजी के पास जाऊंगा और डिटरमाइन कर दूंगा इंप्लीकेशंस ऑन ओपिनियन एज ए ऑडिटर, क्लियर है। मैनेजमेंट ने पता है क्या बोला, सेल्स सुपरवाइजर को बोला, ए सेल्स सुपरवाइजर तू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज। तो भाई ऐसा चलेगा क्या, मैंने बोला भाई नहीं चलेगा। उसने क्या बोला, सेल्स सुपरवाइजर, मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, सेल्स सुपरवाइजर तू एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज और फिर जमा करके ऑडिटर को दे दे। तो बीच में सेल्स सुपरवाइजर का कहां से आया भाई, ऑडिटर डायरेक्टली भेजता है ना, तो क्या हुआ ना, सीए शुड ऑब्टेन डायरेक्ट रिस्पांस इंस्टेड ऑफ सेल्स सुपरवाइजर, ठीक है, सीए को डायरेक्टली लेना चाहिए था। दूसरा कंफर्मेशन है एक डेटर से, ठीक है, यानी एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक डेटर, डेटर का नाम क्या था सन, वो रिसीव ही नहीं हुआ क्योंकि कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, इसलिए मेरे को सन नाम का जो लेटर था ना उससे एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मिला। तो भाई सीए जो है ना, सीए वो रिलाई नहीं करेगा मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन पे और वो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगाएगा सन के लिए। अभी ये बोल रहा है मैनेजमेंट की भाई तू मत भेज, कोई डिस्प्यूट चल रहा है। तो मैंने बोला भाई मैं तेरी बात पे विश्वास नहीं करूंगा, ऐसा मैं बोलूंगा भाई मैनेजमेंट को और मैं ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगा दूंगा, क्लियर है। हाँ सर, तो ये पहले का आंसर ये था, दूसरे का आंसर ये है, क्लियर है। हाँ ऐसे 510, ठीक है। हाँ मतलब इसका आंसर क्या था, बेसिकली बोथ ए एंड बी इसका आंसर आएगा। देखो सर इसका ये है, इसका ये है, क्लियर है। तो ऐसा एमसीक्यू था, बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। ऐसे 510 रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रायर पीरियड एफएस अनऑडिटेड, भाई पिछले साल तो ऑडिट हुआ ही नहीं था, मैंने तुमको आज ही बताया था ट्रिकी पॉइंट्स वाली वीडियो में, ओम पैरा में जाएगा अगर पिछले साल ऑडिट हुआ ही नहीं है। प्लस 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 अपन ऑब्टेन करेंगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट ओपनिंग बैलेंस डोंट कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि पिछले साल ऑडिट हुआ ही नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस में जरूर कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी, तो उसके लिए मेरे को ऑब्टेन करना पड़ेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगला ऑडिटर टू एक्सप्रेस क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन इफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन ओपनिंग बैलेंस दैट अफेक्ट्स करंट ईयर एफएस, हो सकता है कि ओपनिंग बैलेंस में कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, ठीक है सर, हो सकता है ओपनिंग बैलेंस में कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, तो ऐसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाले केस में मेरे को क्वालिफाइड एडवर्स देना पड़ेगा। सर डिस्क्लेमर क्यों नहीं, डिस्क्लेमर तब देते जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता, यहाँ पे तो मिल गया ना। हाँ सर, अब ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या करता हूँ, ऐसे 510 में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है वो मैं देखता हूं, ठीक है सर। स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स करता हूं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, हाँ सर। और डिटरमाइन करता हूं कि ओपनिंग बैलेंस जो है ना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मैंने पता है पढ़ाया था आपको ऐसे 510 में, पिछले साल लीफो था तो इस साल भी लीफो होना चाहिए, पिछले साल फीफो था इस साल भी फीफो होना चाहिए, मैंने बोला हाँ सर। ऐसे 530 पहला सैंपल चूज हुआ बाय सिलेक्टिंग रैंडम नंबर, ठीक है। देयर आफ्टर सैंपलिंग इंटरवल एडेड टू लास्ट वैल्यू, यानी इस क्वेश्चन में क्या था, बहुत बड़ा टेबल बना हुआ था, इररेलेवेंट टेबल है, फालतू में क्या भाड़ में क्या टेबल। क्वेश्चन में बोल दिया आपने पहला सैंपल रैंडम नंबर से चुना, उसके बाद आपने क्या किया ना सर, सैंपलिंग इंटरवल लगाए। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिस्टमैटिक सिलेक्शन तो आएगी, क्यों, क्योंकि सैंपलिंग इंटरवल वाला था कंबाइंड विद रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। हाँ, एंड प्रमोट्स ऑडिट एफिशिएंसी। तो यहाँ पे बेसिकली आपने दो मेथड का यूज किया, रैंडम सैंपलिंग एंड सिस्टमैटिक सिलेक्शन। क्लाइंट ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ सैंपल्स इंक्रीज्ड कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर, क्लाइंट ने क्या देखा, नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ गए एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 50 सैंपल थे, इस साल आपने 100 सैंपल लिए, तो उसने बोला कि नहीं नहीं ऑडिटर आप एक काम करो, लास्ट ईयर 50 थे, इस साल भी आप 50 ही लो। तो क्लाइंट का आर्गुमेंट इनवैलिड है।
ये सैंपल सिलेक्शन ऐसे 530 पे बेस्ड है, ठीक है, और ऑडिटर की असेसमेंट पे बेस्ड है। भाई ऑडिटर की मर्जी, उसको 50 लेना है, 100 लेना है, 150 लेना है, तो ईयर ऑन ईयर चेंज होगा और क्लाइंट को है ना भाई देने पड़ेंगे। 100 बोला है तो इस बार 100 देने पड़ेंगे। क्लियर है? हाँ, सैंपल है ना, सैंपल, ये ध्यान से देखना सर। 50 परचेज इनवॉइस थे 10 लाख रुपए के, 50 परचेज इनवॉइस थे 10 लाख रुपए के, मिस स्टेटमेंट कितने में डिटेक्ट हुई है? मैंने बोला 2 में डिटेक्ट हुई है, 5000 की आपको मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट हुई है। टोलरेबल मिस स्टेटमेंट 2 लाख, यानी मैंने बोला 2 लाख तक का मैं सह लूंगा। अब मैंने क्या बोला, देखो 10 लाख के जब मैंने परचेज इनवॉइस देखे ना सर, 10 लाख के, तो मेरे को 5000 की गलती पकड़ में आई। कितने की? 5000 की गलती पकड़ में आई। तो अगर परचेज मेरे 5 करोड़ है सर, 5 करोड़, तो कितने की गलती पकड़ में आएगी? मैंने बोला भाई उस पर्टिकुलर केस में 2.5 लाख की गलती पकड़ने में आएगी। क्लियर है क्या? हाँ सर, 2.5 लाख की गलती, मैंने बोला 2 लाख से ज्यादा है, टोलरेबल से ज्यादा है ना सर 2.5 लाख की गलती? मैंने बोला हाँ सर, हाँ टोलरेबल से तो ज्यादा ही हुई 2.5 लाख की गलती। हाँ एक मिनट, टोलरेबल से तो ज्यादा हुई, तो मैंने बोला जो मेरी प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज मोर देन टोलरेबल मिस स्टेटमेंट, तो सैंपल साइज को मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा फॉर फर्दर टेस्टिंग। बात समझ में आती है क्या? मैंने बोला हाँ सर बात समझ में आती है। अगला एग्जांपल क्या है? ब्लॉक सैंपलिंग का। तो ब्लॉक सैंपलिंग में अगर आपको याद हो ना, तो अपन कंटिन्यूअस ब्लॉक लेते थे, कंटिन्यूअस चीजें लेते थे। तो 50 कॉन्जिक्यूटिव चेक्स मैंने क्या किए, 50 कॉन्जिक्यूटिव चेक्स में पिक कर रहा हूं रादर देन 50 सिंगल चेक्स। क्लियर है? हाँ सर। एग्जांपल ऑफ नॉन सैंपलिंग रिस्क, ये देखना नॉन सैंपलिंग रिस्क का एग्जांपल, व्हाइल टेस्टिंग कंट्रोल्स इन सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर्स। मैं कुछ परचेज ऑर्डर्स में से सैंपल उठा रहा था, ऑडिटर फेल्ड टू नोटिस लैक ऑफ एडहेरेंस टू पैरामीटर्स। ठीक है, ये देखे तो आप देख लेना एग्जांपल ऑफ नॉन सैंपलिंग रिस्क। यहाँ पे सैंपलिंग वैम्पलिंग की तो कोई बात ही नहीं आती है। ठीक है, ऑडिटर ने गलत प्रोसीजर लगाए। नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या होता है बेसिकली? ऑडिटर ने गलत प्रोसीजर लगाए, सैंपलिंग का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं था। ऑडिटर ने यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ एडहेरेंस किया। ठीक है, हाँ सर। लो रोमम, मैंने बोला देखो सर, लो रोमम था, लो रोमम लो था, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आपने क्या लिया ना, टॉप 15 पार्टी ली, यानी कि टॉप 5 कस्टमर और टॉप 7 वेंडर्स आपने लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, टॉप 5 कस्टमर और टॉप 7 वेंडर्स। तो क्या आपकी सैंपलिंग बराबर है क्या? मैंने बोला भाई ये सैंपलिंग इनएप्रोप्रिएट है, सैंपल साइज इनसफिशिएंट है। भाई भले लो रोमम थी, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप खाली 5% लोगे, हो सकता है 95% में से गलती निकले। तो यहाँ पे सबका इक्वल चांस तो सिलेक्शन है ही नहीं, नो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, इसलिए इनएप्रोप्रिएट है, सैंपल साइज इनसफिशिएंट है। ऐसे 540 यहाँ पे पता है अपन करते थे रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट्स ऑफ प्रायर ईयर। जो अकाउंटिंग एस्टीमेट पिछले साल के होते थे उसका रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू करते थे। उसी आंसर में एक पॉइंट आता था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डिटरमाइन बायस बाय मैनेजमेंट, ये देखना कि मैनेजमेंट ने बायसनेस करी है कि नहीं करी है। अगला, जजमेंट अबाउट द आउटकम ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन हैज हाई एस्टीमेट अनसर्टेनिटी। अपन एग्जांपल पढ़ते थे ऐसे 540 में, किसमें हाई एस्टीमेशन किसमें लो एस्टीमेशन अनसर्टेनिटी है, उसमें जजमेंट अबाउट आउटकम ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन आता था, तो वो हाई एस्टीमेशन अनसर्टेनिटी का एग्जांपल था। ऐसे 550 सीए टुक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर फॉर अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। मैं सीए हूं, मैंने है ना मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया कि उन लोगों ने अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन से बढ़िया किया था रिलेटेड पार्टी का। क्या मेरी और भी कोई रिस्पांसिबिलिटी है क्या? यस, ऑडिटर इज रिस्पांसिबिलिटी टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई असेस एंड रिस्पॉन्ड टू रोमम फ्रॉम एंटिटीज फेलियर टू अकाउंट फॉर आरपीटी। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया है तो मैं एकदम शांति से बैठ जाऊं। ये मैंने आपको बात बहुत बार बोली है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। मेरे को आगे और भी ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कोई रोमम वगैरह तो नहीं है। क्लियर है क्या? हाँ सर। ऐसे 560 पे आता हूं, नो नीड टू परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर सिर्फ ऑलरेडी सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन। ये चीज अपन ने ऐसे 560 में पढ़ी थी। एक बार आपको सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन मिल गया तो उसके आगे आपको प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। अब FS and audit report amended, which indicated that audit procedures on subsequent events were restricted solely to amendment of FS। जब भी आपको क्वेश्चन में restricted solely दिखे ना सर, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, restricted solely आपको दिखा, क्या बोल रहा है? ओरिजिनल डेट ऑफ रिपोर्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। जो ओरिजिनल डेट ऑफ रिपोर्ट है ना वो हमेशा अनचेंज रहती है, एक एडिशनल डेट आ जाती है, एक एडिशनल डेट आ जाती है। ऑल्टरनेटिव अवेलेबल वाज टू प्रोवाइड न्यू ऑडिट रिपोर्ट बाय इंक्लूडिंग ईओएम ओम पेरा। ऐसे 560 पढ़ाते वक्त मैंने आपको साफ साफ बोला था ईओएम ओम पेरा आता है सर इसमें। वो फैक्ट्स वाला जो अपन आंसर पढ़ रहे थे, फैक्ट्स वाले केस में वही तो करते अपन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करते थे फिर ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करते हैं। तो सर बाजू में मैंने एमसीक्यू पर्पस के लिए लिखवाया था ईओएम ओम पेरा आता है सर इसमें। हाँ सर ईओएम ओम पेरा आता है। अब एक बात ध्यान रखो, रिस्ट्रिक्टेड सोल्डी अगर शब्द दिखा ना सर, रिस्ट्रिक्टेड सोल्डी दिखा एमसीक्यू में तो एडिशनल डेट आएगा, यानी ओरिजिनल रिपोर्ट जो ओरिजिनल रिपोर्ट है उसकी जो डेट है अनचेंज रहेगी, एक एडिशनल डेट और आ जाएगी। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड सोल्डी के केस में एडिशनल डेट, ये चीज को ध्यान में रखना है, स्पेशल पॉइंट। ऑडिटर आस्क्ड फॉर प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विद डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस टिल 25 में। यानी भाई ऑडिटर आया, ऑडिटर ने क्या बोला कि मेरे को प्रीवियस ईयर के भी फाइनेंशियल्स दो और मेरे को 25 में तक के भी ट्रांजैक्शन दो। यानी 31 मार्च का साल तो खत्म हो गया ना, उसके बाद भी ऑडिटर बोलते हैं 25 में तक के ट्रांजैक्शन चाहिए। क्या ऑडिटर ऐसा बोल सकता है? क्या बिंदास तरीके से बोल सकता है? मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। क्यों सर? भाई प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल्स को मांग रहा है ऐसे 510 के लिए, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस वाले के लिए, और ये वाले जो मांग रहा है वो क्यों मांग रहा है? ऐसे 560 के लिए, सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए, तो देने पड़ेंगे हमारे मैनेजमेंट को। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। ऐसे 570 पे आते हैं सर फटाफट से।
क्या बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना सर। नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी ऑन गोइंग कंसर्न। भाई कंपनी ने अगर एक साल डिविडेंड नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके गोइंग कंसर्न पे खतरा है, ये नॉट एन इंडिकेटर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी ऑन गोइंग कंसर्न। कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई, उसके डायरेक्टर्स अरेस्ट हो गए। ऑडिटर अनकन्विंस्ड ऑफ एजम्पशंस ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट। ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर वो अनकन्विंस्ड ऑफ एजम्पशंस ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट। कैश फ्लो फोरकास्ट में क्या दिखाया था बेसिकली इन लोगों ने कि हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा आने वाला है। भाई तंबूरे से पैसा आएगा, कंपनी तो ब्लैकलिस्ट हो गई, डायरेक्टर्स तो अरेस्ट हो गए, ठीक है, ऑडिटर भी अनकन्विंस्ड है। तो ऐसे केस में सबसे गंदा वाला ओपिनियन कौन सा होता है? सबसे गंदा वाला ओपिनियन एडवर्स ओपिनियन होता है, वो दिया जाएगा। अगला है रेशियोज मेरे रेड में जा रहे हैं, कंपनी लोन्स को रीपे नहीं कर पा रही है, टीडीएस 6-6 महीने बाद डिपॉजिट कर रही है, कंपनी ने अपना कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया। बताओ कौन सा ऑडिट प्रोसीजर नहीं है? मैंने बोला एक्सेप्ट इंक्रीज इन कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स एंड रियलाइजेशन फ्रॉम कस्टमर्स। आपने देखा कंपनी को इतनी दिक्कतें हुई है तो भी कंपनी पता है क्या बोलती है, हमको तो कस्टमर से बहुत पैसा आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स बहुत जबरदस्त आ रहे हैं, तो भाई मैं ऐसे एक्सेप्ट कर लूंगा क्या? मैंने बोला नहीं सर, ये नॉट एन ऑडिट प्रोसीजर है, यानी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। बोला नॉट एन ऑडिट प्रोसीजर, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर नहीं है? तो मैंने बोला एक्सेप्ट करना है, इसका मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये मैं चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता ना कि कंपनी को कस्टमर से बहुत पैसा आ रहा है, सेल से बहुत पैसा आ रहा है, जबकि मैं देख पा रहा हूं इतनी घटिया घटिया दिक्कतें हो रही है कंपनी को। अब एनालिसिस एंड डिस्कशन ऑफ कैश फ्लो एंड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर इज नॉट एन ऑडिट प्रोसीजर एज पर एसए 570। एसए 570 गोइंग कंसर्न में मेरे को खाली फ्यूचर की पड़ी रहती है कि फ्यूचर में कंपनी बंद हो सकती है कि नहीं बंद हो सकती है, प्रीवियस ईयर की कोई भी चीज उसमें नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। अगला आता है एसए 580, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मेरे को नहीं दिया मैनेजमेंट ने, उसका सीक्वेंस बताओ। चार चीजें मैं करता हूं लेकिन वो कौन से सीक्वेंस में करूंगा, ये रहा उसका सीक्वेंस। पहले मैं इवैल्यूएट करूंगा इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, फिर मैं रीइवैल्यूएट करूंगा इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, फिर मैं एक्शन लूंगा इंक्लूडिंग इफेक्ट ऑन ओपिनियन, और फिर मैं डिस्कस कर दूंगा मैटर विद मैनेजमेंट। ऐसे 620 प्रोस्पेक्टिव सीए कांट बी ऑडिटर्स इंटरनल एक्सपर्ट। ऑडिटर का जो एक्सपर्ट होता है ना सर, ऑडिटर का इंटरनल एक्सपर्ट यानी फर्म के अंदर का एक्सपर्ट, वो कौन हो सकता है? जो अभी मेरी फर्म में है, कोई फ्यूचर में आने वाला सीए नहीं हो सकता। अगला आता है ऐसे 700 पानी पीता हूं, लाइक नहीं किया भाई, ऐसा नहीं चलता है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, लाइक करो यार। बड़े एमसीक्यू को वन लाइनर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैनेजमेंट रिफ्यूज टू रिमूव लिमिटेशन। टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी। नॉर्मली क्या होता है ना, मैनेजमेंट ने कुछ लिमिटेशन लगाई है, ठीक है, कि मैं आपको एक रूम में ताका जाके नहीं करने दूंगा, मैनेजमेंट ने कुछ लिमिटेशन लगाई है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी के पास जाके कंप्लेंट करता है, भाई मैनेजमेंट ने मना किया तो टीसीडब्ल्यूजी के पास ही जाएगा ना, लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंटिटी, यानी मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी सेम है, तो उस पर्टिकुलर केस में कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी वाली लाइन आएगी नहीं। नॉर्मल केस में आएगी, हाँ सर नॉर्मल केस में आएगी, लेकिन जब टीसीडब्ल्यूजी ही मैनेजमेंट है तो उस पर्टिकुलर केस में टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और खाली मेरे को देखना है कि क्या ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स मेरे को करना है। बात सिंपल है? हाँ सर बात सिंपल है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एएफआरएफ तो मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी सबको पता है, तो ये किसमें आएगी सर? ऑडिट रिपोर्ट में सेक्शन होता है ना रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर एफएस, उसमें आएगी। ऐसे 701 ये भाई मस्ट क्वेश्चन है। ये किसको लगता है? ऑडिट ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि पता है ये लिस्टेड एंटिटी को लगता है। मैंने बोला हाँ सर लिस्टेड एंटिटी को लगता है, तो लिस्टेड एंटिटी में भी पता है किसको लगता है? लिस्टेड एंटिटी में भी उसी लिस्टेड एंटिटी को लगता है जिसने जनरल पर्पस फ्रेमवर्क को यूज किया हो, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को नहीं। और कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लगता है, क्वार्टरली को नहीं रखता है। तो इसका एक क्वेश्चन था जिसमें क्वार्टरली की बात चल रही थी, मैंने बोला उस पर कैम नहीं लगने वाला। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ कैम इन कैम सेक्शन नीड्स टू कवर एक्सेप्ट एक्सप्लेनेशन गिवन बाय मैनेजमेंट। यानी क्या बोल रहे हैं सर, बड़े ध्यान से देखना सर। डिस्क्रिप्शन ऑफ कैम, कैम का डिस्क्रिप्शन इन कैम सेक्शन नीड्स टू कवर एक्सेप्ट एक्सप्लेनेशन गिवन बाय मैनेजमेंट। भाई जो कैम की बातें हैं ना, कैम की बातें वो टीसीडब्ल्यूजी के साथ होती है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो मैंने बोला जो कैम सेक्शन में बातें होगी ना, उसमें सारी बातें कवर होगी एक्सेप्ट एक्सप्लेनेशन गिवन बाय मैनेजमेंट। उसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा, उसके अलावा जितनी भी बातें होगी ना सब कवर होगी जो मैंने टीसीडब्ल्यूजी से करी। समझ रहे हो क्या? तो ये जो अपने 4 पॉइंट्स होते हैं उसमें से एक पॉइंट क्या था? एक्सप्लेनेशन गिवन बाय मैनेजमेंट। तो यहां तक क्वेश्चन है एक्सेप्ट, तो मैंने क्या बोला? एक्सप्लेनेशन गिवन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई भी बात इधर नहीं आएगी। नो कैम, नो कैम भाई, नो की ऑडिट मैटर्स। मैंने बोला जब कभी भी कैम नहीं होता है ना तो भी कैम का पैरा आता है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर एंड बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन देयर आर नो अदर कैम। यानी कैम मान लो नहीं है तो भी कैम का पैरा आएगा, और उसमें क्या लिखा होगा कि भाई इधर कैम नहीं है, लेकिन पता है उसकी वर्डिंग कैसी होगी? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर एंड बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन देयर इज नो कैम। यानी हो सकता है एडवर्स ओपिनियन में, एडवर्स ओपिनियन वाले पैरा में कोई कैम हो, तो मैं क्या बोलूंगा? बस वहां पे जो कैम है वो कैम है, उसके अलावा कोई भी कैम नहीं है। यानी एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर एंड बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन देयर आर नो अदर कैम। बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में एक आधी कैम है, उसके अलावा कोई भी कैम नहीं है। क्लियर है? ये उसका वर्डिंग रहने वाला है। एरियाज ऑफ हाई रिस्क रिपोर्टेड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज नॉट कैम। भाई हाई रिस्क के कुछ एरिया थे जो कि मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने रिपोर्ट किए, तो वो कैम का एग्जांपल नहीं है। ऐसा तो कुछ अपन ने कैम में पढ़ा ही नहीं था। हाँ सर। ऐसे 705 इन्वेंट्री थी 46 करोड़ की, ये इन्वेंट्री कंस्टिट्यूट कर रही थी 25% ऑफ एसेट्स।
ठीक है, अभी ये इन्वेंट्री है ही नहीं, डू नॉट एग्जिस्ट, मेरे को दिखी नहीं, मैं ऑडिटर था। सेल्स 33 करोड़ की हुई, ये जो सेल्स थी ना, ये 10% ऑफ टोटल सेल्स है, ये एक्चुअली अकर ही नहीं हुई। मैंने बोला भाई ये तो एडवर्स ओपिनियन है। क्यों एडवर्स ओपिनियन है? मैंने बोला देखो सर, सिंपल सी बात समझो, क्या मेरे को इधर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल रहा है क्या? मैंने बोला हाँ सर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल रहा है ना सर। तो मैंने बोला ओके, मटेरियल तो है ही, परवेजिव भी है ना सर। परवेजिव क्यों है? 25% ऑफ टोटल एसेट्स, 10% ऑफ टोटल एसेट्स। सब कुछ बोलेंगे सर कहां मिल रहा है मेरे को मटेरियल में स्टेटमेंट, मतलब सॉरी कहां मिल रहा है मेरे को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे भाई मैंने सारे बिल चेक करे, सारे बिल में से मेरे को मिला ही नहीं है 46 करोड़ का इन्वेंट्री का बिल। मैंने सारी सेल्स चेक करी, सारी सेल्स में से मेरे को मिला ही नहीं है 33 करोड़ का सेल्स। इसका मतलब भाई मैंने सारे ऑडिट एविडेंस चेक किए तो भी मेरे को नहीं मिला, यानी कि क्या हो गया? एडवर्स ओपिनियन। सर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं आ सकता है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो तब आएगा जब मेरे को बिल मिलता ही नहीं है, तो मैंने बिल देखा फिर मेरे को पता चला ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्लियर है क्या? हाँ सर। अगला, मैनेजमेंट इंटेंशनली मेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू डिसीव यूजर्स। मैनेजमेंट ने जानबूझ के मटेरियल मिसस्टेटमेंट करी। हाँ सर। क्यों सर? ताकि यूजर्स को धोखा दे पाए और रेपुटेशन को बढ़ा पाए। तो इसका इंपैक्ट क्या आने वाला है ऑडिट रिपोर्ट में? अगर मैनेजमेंट ने कोई एडजस्टमेंट्स किए नहीं, खाली फ्रॉड कर दिया बड़ा बड़ा, मैंने बोला वापस से वही सबसे घटिया ओपिनियन है एडवर्स ओपिनियन, क्योंकि मैनेजमेंट ने ऐसा घटिया काम किया। अब 2 लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट इश्यू हो गई थी, 2 लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट इश्यू हो गई थी, तो उस पर्टिकुलर केस में लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट ऑफ थर्ड क्वार्टर भी इश्यू होगी और ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फुल ईयर भी इश्यू होगा। सर क्यों ऐसा क्यों होगा? मैंने बोला भाई 2 इश्यू हो गई थी ना, 2 इश्यू हो गई थी। क्लियर है? तो पता है मैंने क्या बोला था? 2 इश्यू के बाद ये थर्ड क्वार्टर का इश्यू होगा और उसके बाद क्योंकि आपने 3/4 काम कर दिया है तो आपको फुल ईयर का भी काम करना ही पड़ेगा। क्या तुमको मेरी बात समझ में आती है क्या? मैंने बोला हाँ सर बात तो समझ में आती है, लेकिन सर 2 रिपोर्ट के बाद थर्ड क्वार्टर की रिपोर्ट क्यों इश्यू हुई थी? क्वेश्चन में बोला था कि वो रेजिग्नेशन आफ्टर 45 डेज था, तो उस पर्टिकुलर केस में 2 के बाद तीसरी की भी करनी पड़ती है। हाँ सर तीसरी की भी करनी पड़ती है आफ्टर 45 डेज था। तो मैनेजमेंट ने इंपोज किया लिमिटेशन एंड रिफ्यूज टू रिमूव। मैनेजमेंट ने बोला भाई मैंने तो लिमिटेशन लगा दिया है, और अब मैं इसको हटाने नहीं वाला हूं। मैंने पता है वो चार्ट में पढ़ाया था, वो ऐसे 705 में जो अपन ने चार्ट किया था कि भाई जब मैनेजमेंट लिमिटेशन लगाता है, मैनेजमेंट इंपोज लिमिटेशन में क्या होता है? खाली मटेरियल है, परवेजिव नहीं है, बोथ मटेरियल परवेजिव। तो मैंने क्या बोलता है? बोथ मटेरियल परवेजिव। उस वाले केस में क्या होता है ना, विड्रॉल ऑफ ऑडिटर मैंडेटरी होता है। अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो डिस्क्लेमर करेंगे। पहला प्रायोरिटी किसको देंगे? विड्रॉल को देंगे। विड्रॉल पॉसिबल नहीं होता है ना तो ही डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जाएगा। अनलिस्टेड कंपनी के केस में रीजन ऑफ रेजिग्नेशन कांट बी प्रोफेशनल प्रीऑक्यूपेशन। ऑडिटर को क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा अपना रीजन। ऑडिटर ने रिजाइन किया 14 नवंबर को, ये देखना बड़े ध्यान से देखना। ऑडिटर ने रिजाइन किया 14 नवंबर को बिफोर द इश्यू ऑफ लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट ऑफ सेकंड क्वार्टर। अच्छा सर सेकंड क्वार्टर खत्म हुआ ना सर? तो मैंने क्या बोला? सेकंड क्वार्टर खत्म हुआ ना तो उसके 45 डेज के अंदर किया क्या? मैंने बोला अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 30 सितंबर को हुआ। हाँ सर 30 सितंबर को सेकंड क्वार्टर खत्म हुआ, तो फिर उसके बाद अक्टूबर महीने के 31 दिन और सितंबर महीने के 14 दिन, यानी 45 डेज। क्लियर है क्या? हाँ सर, यानी 45 डेज के अंदर यानी आपने 14 नवंबर तक किया। 15 नवंबर को होता ना तो आपके 46 डेज हो जाते, लेकिन अभी तो आपने 14 नवंबर तक कर दिया ना रिजाइन। मैंने बोला हाँ सर। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा ना सर, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को मिस स्टेटमेंट दैट वुड हैव गिवन राइज टू मॉडिफिकेशन, कि ये मिस स्टेटमेंट है, ये कम्युनिकेट कर दूंगा। एंड लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट ऑफ सेकंड क्वार्टर वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। इस पर्टिकुलर केस में थर्ड क्वार्टर की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में थर्ड क्वार्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि 45 डेज के अंदर ही उसने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। 14 नवंबर तक 45 डेज हो रहे हैं। क्लियर है? हाँ। रिव्यूअर इज ऑफ द व्यू दैट ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल शुड बी मॉडिफाइड। इंटरनल कंट्रोल के ऊपर का ओपिनियन मॉडिफाइड होना चाहिए एज मटेरियल वीकनेस इज देयर इन कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। मैं क्या बोल रहा हूं? पिछले साल के जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन थे उसमें मटेरियल वीकनेस है, इसीलिए इंटरनल कंट्रोल पे जो भी मतलब दिक्कत है, इंटरनल कंट्रोल की कुछ वीकनेस है, तो मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन होना चाहिए। क्या आप एग्री कर रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ सर मैं एग्री कर रहा हूं। हाँ सर मैं एग्री कर रहा हूं क्योंकि मटेरियल वीकनेस थी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में। रीस्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ड्यू टू एरर इज अ स्ट्रांग इंडिकेटर ऑफ मटेरियल वीकनेस। क्या हुआ था ना, बेसिकली कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को रीस्टेट किया गया था, बदले गई थी उसकी फिगर्स को। तो मैंने बोला था हाँ सर क्योंकि फिगर्स को बदला गया, क्योंकि मटेरियल वीकनेस थी इंटरनल कंट्रोल में, इसलिए मैं क्या करूंगा ना सर, इसीलिए मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा। सही है। कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें पता है क्या इंपैक्ट आ रहा था? नेट प्रॉफिट पे 1% का इंपैक्ट आ रहा था, टोटल एसेट्स पे 0.5% का इंपैक्ट आ रहा था, नेट वर्थ पे खाली 2% का इंपैक्ट आ रहा था। तो भाई बात ऐसी है ना, ओपिनियन ऑन कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप अनमॉडिफाइड ही रखना, क्लीन ओपिनियन देना, क्योंकि ये जो इफेक्ट आ रहा है ना वो इतना मटेरियल नहीं है। क्यों सर मटेरियल नहीं है? मैंने बोला भाई ये आधा टका, 1%, 2% कभी भी मटेरियल नहीं होता। उसके बाद इफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नॉट एक्यूरेटली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज, यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट को अच्छी तरीके से आपने प्रेजेंट डिस्क्लोज नहीं किया ना सर, तो उस पर्टिकुलर केस में कॉमन सेंस है क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन आएगा। डिस्क्लेमर क्यों नहीं आएगा सर? डिस्क्लेमर तो तब आता है जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता। यहाँ पे तो मिल गया है ना सर। हाँ सर। ऐसे 706 डिस्क्लोज्ड इन नोट्स विद फुल डिटेल्स
एग्जिस्टेंस ऑफ सूट अगेंस्ट कंपनी, कंपनी के सामने कोई कोर्ट केस चल रहा था, वो मैंने पूरा का पूरा डिस्क्लोज कर दिया है, ठीक है। क्योंकि मैंने डिस्क्लोज कर दिया है ना, तो यहाँ पे मैं क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने फुल्ली उसको डिस्क्लोज किया है। आगे पता है क्या बोला है, इट इज नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन टू मैटर प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई ये मैटर प्रेजेंटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, भाई प्रेजेंटेड से क्या आ जाएगा, ईओएम पैरा देना पड़ेगा। ईओएम पैरा हैविंग क्लियर रेफरेंस टू मैटर एंड टू वेयर डिस्क्लोजर्स दैट फुल्ली डिस्क्राइब मैटर कैन बी फाउंड इन एफएस, यानी ईओएम पैरा देना पड़ेगा। और सर क्वालिफाइड ओपिनियन तो हरगिज नहीं आएगा, क्योंकि फुल डिटेल्स मैंने दे रखी है मैटर की। EOM para need not EOM para not to be included if absence in internal audit function as it is internal matter। मैंने क्या बोला सर, एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन एब्सेंट है, यानी कंपनी में इंटरनल ऑडिटर है ही नहीं, कंपनी में इंटरनल ऑडिटर है ही नहीं, तो ये चीज अपन ईओएम पैरा में नहीं डालते। ईओएम पैरा नॉट टू बी इंक्लूडेड इफ एब्सेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्लियर है, ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन यानी इंटरनल ऑडिटर है कि नहीं है, कंपनी का अंदरूनी मामला है, इंटरनल मामला है, इसका इंपैक्ट ईओएम पे नहीं पड़ेगा, ईओएम पैरा नहीं देंगे ऐसे केस में। ऐसे 710 मिस स्टेटमेंट हुआ लास्ट ईयर में और अभी तक उसको करेक्ट ही नहीं किया गया है, ठीक है। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दी थी अपन ने लास्ट ईयर में, यानी भाई इस साल क्या हुआ है सर, मेरे ध्यान से सुनना सर, इस साल मेरे को क्या ओपिनियन दे रहे हैं वो पूछ रहे हैं वो लोग, व्हाट टू डू इफ लास्ट ईयर्स मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड इन करंट ईयर। क्या हुआ ना, पिछले साल कुछ गलती थी, मिस स्टेटमेंट था कुछ लास्ट ईयर में, अभी तक उसको अपन ने करेक्ट ही नहीं किया है, ठीक है सर, अभी तक वो गलती चलती आ रही है। और अनमॉडिफाइड रिपोर्ट अपन ने लास्ट ईयर दी थी, पिछले साल गलती करने के बावजूद अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी थी, तो क्या करेंगे अपन, क्वालिफाई कर देंगे करंट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग फिगर्स ओनली। ये चीज अपन ने करस्पॉन्डिंग फिगर्स वाले में देखी थी, दो होते हैं पता है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स, कंपैरेटिव एफएस। तो करस्पॉन्डिंग फिगर्स पढ़ाते वक्त मैंने तुमको बात बताई थी कि क्वालिफाई करना पड़ेगा करंट ईयर ऑडिट रिपोर्ट, अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है लास्ट ईयर की गलती पे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन है लास्ट ईयर की गलती पे, यानी लास्ट ईयर कुछ गलती थी, मिस स्टेटमेंट थी, तो भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन था, तो क्वालिफाई करना पड़ेगा उस केस में अपने को करंट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट। अगला आता है ऐसे 720, क्या बोलता है, बोर्ड रिपोर्ट इज कंसीडर्ड एज board report is considered as auditor's responsibility in relation to other information is uniform irrespective of point of availability। ऐसे 720 में अपन other information देखते हैं। हाँ सर, other information का एक एग्जांपल होता है बोर्ड रिपोर्ट, तो ये बोल रहा है कि बोर्ड रिपोर्ट को मैं हमेशा कंसीडर करूंगा, बोर्ड रिपोर्ट इज कंसीडर्ड एज ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इंफॉर्मेशन इज यूनिफॉर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉइंट ऑफ अवेलेबिलिटी। यानी बेसिकली कुछ भी हो अपने को बोर्ड रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, फिर भले उसकी पॉइंट ऑफ अवेलेबिलिटी जो भी हो, भले उसकी पॉइंट ऑफ अवेलेबिलिटी जो भी हो, आपको पहले मिली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद मिली है, कभी भी मिली है, वो अदर इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। अदर इन्फॉर्मेशन का एग्जांपल इन लोगों ने अंदर क्या लिया, बोर्ड रिपोर्ट, कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन हो फाइनेंशियल्स के पहले मिले बाद में आपको देखनी पड़ती है। फिर always ओम पैरा if previous year audited by another auditor or previous year not audited irrespective of clean modified opinion। ये मैंने आज भी तुमको ट्रिकी पॉइंट्स वाली वीडियो में बोला था, पिछले साल अगर ऑडिट किसी और ने किया था या पिछले साल ऑडिट हुआ ही नहीं था, दोनों केस में मेरे को ओम पैरा देना ही पड़ता है, फिर भले ओपिनियन क्लीन हो या मॉडिफाइड हो। कारों की बात करता हूं सर, टर्नओवर था लास्ट ईयर का 35 करोड़, प्रेजेंट पेड अप शेयर कैपिटल कितना सर, 3.5 करोड़। पता है क्या बोला कंफ्यूज करने के लिए, कंपनी स्मॉल एंटरप्राइज है। अब तुमको ये देखेगा, तुम बोलोगे हाँ स्मॉल कंपनी को तो एग्जाम्प्ट है ना, मैंने बोला नहीं सर, कारो 2020 एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कंपनी नहीं बोल रहा है, स्मॉल एंटरप्राइज बोल रहा है, ठीक है। अब जो स्मॉल कंपनी होती है ना, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, उसको तुमको सबसे पहले चेक करना पड़ता है, कारो कभी भी एप्लीकेबल नहीं रहता है स्मॉल कंपनी पे, ये बात तो तुमको पता है। तो मैंने बोला भाई तुमको सबसे पहले क्राइटेरिया चेक करने का है, तुम्हारी फर्स्ट मतलब कंडीशन होनी चाहिए। एमसीक्यू में तुमको डिस्क्रिप्टिव में तुमको आया ना कि भाई कारो एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो सबसे पहले तुमको स्मॉल कंपनी की कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। हाँ, क्या होती है उसकी कंडीशन, पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 40 करोड़। क्लियर है क्या? हाँ सर, सबसे पहले तुमको चीज चेक करनी है, पेड अप कैपिटल और टर्नओवर की जो लिमिट है कारो वाले क्वेश्चन में तुमको सबसे पहले चेक करनी है। स्मॉल कंपनी अगर होगी ना तो भाई उस पे क्या लगेगा, कारो नहीं लगेगा। क्लियर है क्या? कारो एप्लीकेबल नहीं रहता। क्लियर है? हाँ सर, चलो ये सबसे पहले तुमको कंडीशन चेक करनी है। प्राइवेट कंपनी की जो तुम कंडीशन चेक करते हो ना 1-1-10 वाली, उससे भी पहले तुमको ये वाली कंडीशन चेक करनी है। क्लियर है? हाँ सर। चार्ट गिवन इन क्वेश्चन शोइंग डिफरेंट फिगर्स ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एज पर क्वार्टरली स्टेटमेंट एंड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी देखो अलग अलग फिगर दिए थे, कैसे थे, चार्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में, डिफरेंट फिगर बता रहे थे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के फॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एज पर क्वार्टरली स्टेटमेंट के और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, अलग अलग फिगर थे। इधर 5 लाख है, इधर 10 लाख है, इधर 6 लाख है, इधर 7 लाख है। समझ रहे हो? मैंने बोला हाँ सर, अलग अलग फिगर थे। Stat auditor is required to provide details of difference in quarterly statements with books of accounts। यानी जो भी डिफरेंस थे ना सर, उसका डिटेल मेरे को कारों में रिपोर्ट करना पड़ता है। स्टेट ऑडिटर को प्रोवाइड करना पड़ता है डिटेल्स ऑफ डिफरेंस, जो डिफरेंस थे ना उसको क्या करना पड़ता है, कारों में रिपोर्ट करना पड़ता है। क्लियर है क्या? कौन से डिफरेंस? वापस से क्वार्टरली स्टेटमेंट वर्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट के डिफरेंस। ठीक है? हाँ सर, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के थे ये, वैल्यू ऑफ स्टॉक्स के। अगला, कंपनी हैज नॉट पेड 1 इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 लाख ऑन टाइम विच इज ओवर ड्यू फॉर 65 डेज एज ऑन बैलेंस शीट डेट। अच्छा सर, भाई मेरा एक लोन का इंस्टॉलमेंट था,
5 लाख रुपए का, ठीक है 5 लाख रुपए का। मैंने अभी तक पे किया है क्या? अभी तक पे किया ही नहीं है, 65 डेज से वो ओवरड्यू चल रहा है, क्लियर है क्या? तो ये अमाउंट एंड पीरियड ऑफ डिफॉल्ट मेरे को रिपोर्ट करना पड़ता है कारों में, पता है ना, लोन अपन ने रीपे नहीं किया तो कारों में अपन रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। टीडीएस पेएबल था 1 लाख का, ठीक है, ओके सर, आउट ऑफ विच 0.6 लाख था फरवरी 24 का, ठीक है, was due for deposit on 7 मार्च 24 एंड 0.4 लाख इज ऑफ मार्च 24, ठीक है। बेसिकली टीडीएस पेबल मेरा 1 लाख का था, 0.6 लाख था और 0.4 लाख इसका क्या मैंने बढ़िया वाला बाइफरकेशन कर रखा है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आती है क्या? मैंने बोला हाँ सर बात समझ में आती है। 1 लाख का टीडीएस था तो भाई 0.6 और 0.4 का प्यारा प्यारा मीठा मीठा क्या है सर बाइफरकेशन। क्या बोल रहे हैं? आउट ऑफ विच 0.6 लाख फॉर फरवरी 24 वाज ड्यू फॉर डिपॉजिट ऑन 7 मार्च 24 एंड 0.4 लाख इज ऑफ मार्च 24, ठीक है। यानी ये दोनों के दोनों कब के? मार्च 24 के हैं, अभी अभी है, यानी ये ज्यादा टाइम के लिए ड्यू नहीं है। तो टीडीएस पेबल ऑफ 1 लाख नॉट रिपोर्टेड एज इट डज नॉट मीट द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। भाई उसमें तो क्या था, आउटस्टैंडिंग अगर फॉर मोर देन 6 मंथ्स हो तो मैं रिपोर्ट करता हूं। यहाँ पे तो दोनों ताजे ताजे आप देख रहे हो ना, 7 मार्च 24 मार्च 24, तो मैंने बोला ये चलता है, ये तो हिंदी चिंदी है, इतने तो चलते हैं भाई। मार्च 24 तो अभी अभी है ना, मार्च 24 में तो अपना ईयर एंड होता है, तो भाई मार्च 24 के ये 1 लाख पूरा का पूरा, समझ रहे हो क्या? हाँ सर, वो आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स रहता तब जाके मैं रिपोर्ट करता, इसीलिए अभी मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये मार्च के ही अभी अभी कही है, क्लियर है। कंपनी हैज शोन लॉस इन बोथ करंट ईयर प्रीवियस ईयर, कंपनी को इस साल भी लॉस हुआ पिछले साल भी लॉस हुआ, भाई रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। कैश लॉस होता है ना, वो रिपोर्ट करने की जरूरत होती है, ऐसा नॉर्मल लॉस रिपोर्ट नहीं करते। चार्ट गिवन इन क्वेश्चन, नेम ऑफ स्टैट्यूट, नेचर ऑफ ड्यूज, फोरम, पीरियड, अमाउंट अनपेड, अदर कमेंट्स, पूरा 4 तरीके के क्या दिए कंपनी ने ड्यूज दिए, इनकम टैक्स का, अपना जीएसटी का, अलग अलग ऐसे कहते हैं ड्यूज थे, और चार्ट में ये सारी चीजें दी हुई है। एक कॉलम में नेम दिया हुआ है एक्ट का, नेचर दिए हुए ड्यूज के, फोरम कौन सा है, पीरियड कितना है, अमाउंट कौन सा है, अमाउंट अनपेड कौन सा है, ये सारी चीजें मैंने बोला सारे मैटर आपको रिपोर्ट करने पड़ेंगे। क्लॉज नंबर 7B में सारे मैटर रिपोर्ट करने पड़ेंगे। क्लॉज 37B को लिखा है, 3 का मतलब होता है पैरा, पैरा होता है ना, पैरा 3, हाँ सर। तो क्लॉज 37B में आपको सारी की सारी चीजें रिपोर्ट करनी पड़ेगी, सारे के सारे ड्यूज मेरे को रिपोर्ट करने पड़ते हैं। अगर आपको पता हो तो सारे के सारे ड्यूज मेरे को रिपोर्ट करने पड़ते हैं। अगला होता है सर क्लॉज नंबर 1 पीपीई का। अब पीपीई वाले क्लॉज में इंटेंजिबल एसेट्स भी आता है, आरओयू एसेट्स भी आता है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी अगर उधर होगा तो पीपीई और आरओयू दोनों का होगा, यानी कि राइट ऑफ यूज एसेट्स होता है ना, वो भी कवर्ड है। पीपीई वाले क्लॉज में इंटेंजिबल्स भी कवर्ड है, आरओयू भी कवर्ड है, यानी राइट ऑफ यूज एसेट्स भी कवर्ड है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी दोनों का होता है, क्लियर है। रिपोर्ट वेदर आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कारों में कि क्या कॉस्ट अकाउंट सर, कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपने बनाया है और उसको मेंटेन किया है कि नहीं किया है, ठीक है। हाँ, उसके बाद इन्वेंट्री, देखो सर इन्वेंट्री ये फिजिकल वेरिफिकेशन वाली है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और स्टोर्स। अब report difference in value of work in progress, finished goods and stores as difference is 10% or more. Auditor should also comment on whether they are properly dealt in books of accounts. देखो सर 10% का डिफरेंस किसमें है, आप देखो ये 1000 है, 1000 का 10% आप निकालो 100, तो यहाँ पे 100 का डिफरेंस आता है ना सर, 100 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, मैंने बोला 20 का ही डिफरेंस है, तो ये मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा। समझ रहे हो क्या, 1000 और 1020 में कितना है, 20 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो 200 का 10% निकाला मैंने 20, यहाँ पे कितना डिफरेंस है सर, 20 का ही है ना, हाँ तो ये मेरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा, यानी वर्क इन प्रोग्रेस में रिपोर्ट करूंगा क्योंकि डिफरेंस कितना है मेरा 10% और मोर का डिफरेंस है, ठीक है। सिमिलरली 2000 का 10% कितना होता है 200, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है दोनों में 290 का, 2000 और 2290 में 290 का डिफरेंस, ये भी मेरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा। स्टोर्स का देखो सर 150 का मैं निकालूंगा, 10% 15, ठीक है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 30 का डिफरेंस है, हाँ सर 120 और 150 में 30 का डिफरेंस है, तो ये भी मेरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा। यानी भाई मेरे को क्या क्या रिपोर्ट करने पड़ेंगे, मैंने बोला वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और स्टोर्स, ये 3 चीज मेरे को रिपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि उसका जो डिफरेंस है वो 10% या उससे ज्यादा है। ऑल्सो ऑडिटर को ये कमेंट करना पड़ेगा, कि इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर डीलिंग किया है कि नहीं किया है। फ्रॉड ऑफ 25 लाख 2 एम्प्लॉइज ने मिलकर किया, बाद में लेटर रिकवर कर लिया मैंने अमाउंट। मैंने बोला भाई फ्रॉड अगर होता है ना कभी भी तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है उसका नेचर और अमाउंट, ठीक है। अमाउंट इररिलेवेंट है, फ्रॉड इधर नहीं देखना है आपको, वो सेक्शन 143(12) में आप देखते थे 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है या 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है, इधर आपको वो चीजें नहीं देखनी है। बात समझ में आती है क्या? हाँ। और अमाउंट भले रिकवर हो या ना हो, कारों में हमेशा रिपोर्टिंग आएगी। मैंने आपको एक स्पेशल पॉइंट भी बताया था, देखो सर क्वेश्चन में भले बोले ना, क्वेश्चन में जिस भी अमाउंट का फ्रॉड बोले, क्वेश्चन में बोले 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है या कम का फ्रॉड है, आपको हमेशा सेक्शन 143(12) का रेफरेंस देना और कारों का रेफरेंस देते हुए चलना है, क्लियर है क्या? हाँ सर। तो भाई कारों में इसकी रिपोर्टिंग होगी क्या, बिल्कुल तरीके से होगी, नेचर और अमाउंट की, ठीक है। अमाउंट भले जितना भी हो और फ्रॉड मतलब वो अमाउंट को बाद में रिकवर किया हो कि नहीं किया हो। कंपनी ऑब्टेन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस टू प्रमोट हॉकी इन रूरल एरियाज, ठीक है। कंपनी को मिला क्या सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस की जो हॉकी को प्रमोट करे, हॉकी खेल खेलो रूरल एरियाज में, तो कारो एप्लीकेबल नहीं है, नो नीड टू रिपोर्ट। क्यों सर, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी है। अनएडजस्टेड एडवांस इज रिपोर्टेड इन कारो एज इट इज एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन। देखो सर क्या होता है ना सर,
मैंने, मान लो मैं हूं, तो मैंने नीतीश को क्या दिया ना, मैंने उसको 100 करोड़ का एडवांस दे दिया, ठीक है। अब वो उसको जरूरत थी खाली 50 करोड़ की, तो भी मैंने उसको 100 करोड़ दे दिया, तो इसको मैं कारों में रिपोर्ट करूंगा क्योंकि ये एडवांस है इन द नेचर ऑफ लोन। ये मैंने उसको क्यों दिया ना, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए दिया, मैंने उसके बिजनेस के लिए नहीं दिया कि वो अपना बिजनेस खोल के बैठे तो गुड्स परचेज कर ले, उसके लिए नहीं दिया। मेरा क्या था, मैं उसको गुड्स परचेज करने के लिए नहीं दिया, मेरी मंशा थी कि मैं उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करूं, इसलिए मैंने उसको दिया। तो ये चीज को अपने को कारों में रिपोर्ट करना पड़ता है। एब्सेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट को मैं क्लॉज नंबर 14 में रिपोर्ट करता हूं कि भाई इंटरनल ऑडिटर है ही नहीं, ठीक है। तो वो कारों में किधर रिपोर्ट करता हूं, क्लॉज 14 में। अगला, खाली मैं कैश लॉस को रिपोर्ट करता हूं, ऑपरेटिंग लॉस को कभी भी मैं कारों में रिपोर्ट नहीं करता। अगला, क्लॉज नंबर 3, वेदर कंपनी हैज गिवन लोन्स गारंटी सिक्योरिटी टू अदर एंटिटी। तो पता है इसमें मैं क्या बोलता हूं, ये कभी भी, ये वाला क्लॉज कभी भी उन लोग को एप्लीकेबल नहीं होगा जिनका प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन देना, ठीक है। तो ये वाला क्लॉज नॉट एप्लीकेबल टू एनबीएफसी, सिंपल सी बात है। हाँ सर, लोन टेकन 35 लाख फॉर मशीनरी। देखो सर, मैंने 35 लाख का लोन लिया स्पाइस ग्राइंडर मशीनरी खरीदने के लिए, लेकिन मैंने वो 35 लाख में से कोई इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ मशीनरी खरीद लिया, तो चलेगा क्या, बिंदास तरीके से चलेगा। ऐसा ही मानूंगा कि जो मेरा लोन है ना, वो जो मैंने ऑथराइज पर्पस था उस पर यूज किया गया, ठीक है। एक मशीनरी की जगह दूसरी मशीनरी ले तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टेट कर देना फैक्ट इन कारो रिपोर्ट दैट टर्म लोन हैज बीन अप्लाइड फॉर पर्पसेस फॉर व्हिच इट वाज सैंक्शन। जिस चीज के लिए आपने टर्म लोन लिया था वो चीज पे आपने टर्म लोन वापरा है। सही है, हाँ सर सही है। चलो सर, लाइक वाइक करो फटाफट से। 800 सीरीज, 805 इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन ऑडिटिंग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 805 कभी भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा जब आप ऑडिट कर रहे हो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगला, एस से 800, ये बात को बड़ी ध्यान से सुनना। एस से 800 पता है क्या बोलता है, स्पेशल यूजर्स नहीं, स्पेसिफिक यूजर्स की बात करते हैं। स्पेसिफिक फिन, पता है मैंने आपको बोला था स्पेसिफिक फिन ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स। तो यहाँ पे वर्ड का भी बहुत महत्व है, स्पेशल नहीं सर, स्पेसिफिक यूजर्स वर्ड आएगा, भले वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हो सकता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो सकता है। An interpretation is significant when adoption of another reasonable interpretation would have produced the material difference in information presented in FS। यानी एक इंटरप्रिटेशन को, मैंने कोई भी काम किया उसका मैंने इंटरप्रिटेशन निकाला, इंटरप्रिटेशन इज सिग्निफिकेंट। भाई कुछ नहीं है, इसको रट्टा मार लो, एक फिल इन द ब्लैंक था सिग्निफिकेंट का, इसलिए मैंने इधर भी लाइन कर रखी है। फिल इन द ब्लैंक की इंटरप्रिटेशन इज सिग्निफिकेंट व्हेन एडॉप्शन ऑफ अनदर रीजनेबल इंटरप्रिटेशन वुड हैव प्रोड्यूस्ड द मटेरियल डिफरेंस। तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग ना लगा के खाली सिग्निफिकेंट शब्द को देख लेना, तुमको अगर एमसीक्यू में मिलता है तो। अगला, एफएस आर स्टिल कंसीडर्ड एज स्पेशल पर्पस एफएस इवन इफ यूज्ड बाय अदर्स। एफएस है ना, एफएस आर स्टिल कंसीडर्ड एज स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इवन इफ यूज्ड बाय अदर्स। ऐसे तो मैंने बोला स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे हैं, कोई भी इसको यूज नहीं करेगा, पता है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है। खाली मैं और जो कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी है वही इसको यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, एफएस आर स्टिल कंसीडर्ड एज स्पेशल पर्पस एफएस इवन इफ यूज्ड बाय अदर्स। किसी और ने यूज कर भी लिए उसका नाम थोड़ी बदलेगा, वो तो स्पेशल पर्पस एफएस ही रहेंगे ना। मैंने बोला हाँ सर, ऑडिट रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पस एफएस डिफाइंस पर्पस फॉर व्हिच एफएस प्रिपेयर्ड। हाँ सर, ऑडिट रिपोर्ट में पर्पस लिखा होता है, क्या पर्पस के लिए ये एफएस बनाया गया, जो भी स्पेसिफिक पर्पस होता है। हाँ सर, इफ ऑडिटर गिव्स एडवर्स डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑन कंप्लीट एफएस, ये आज भी मैंने ट्रिकी पॉइंट्स की वीडियो में तुमको बताया था। अगर ऑडिटर एडवर्स डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है, देन व्हाट टाइप ऑफ ओपिनियन टू गिव ऑन सिंगल एफएस स्पेसिफिक एलिमेंट। सिंगल एफएस स्पेसिफिक एलिमेंट पे भी उसको डिस्क्लेमर मॉडिफाइड एडवर्स ही देना पड़ता है। हाँ, इसका वो एक्सेप्शन जरूर होता है स्पेसिफिक एलिमेंट वाला, लेकिन अभी वो तुमको भी पूछा नहीं है, ठीक है, एमसीक्यू में। If auditor doesn't accept to audit summary FS due to unacceptable applied criteria, auditor ने बोला मैं summary FS को audit करता ही नहीं क्योंकि applied criteria बराबर नहीं है, he is still required to report on summary FS if required by law regulation। तो भी law regulation ने बोला ना तो उसको करना पड़ेगा। ये चीज अपन ने ऐसे 810 में देखी थी, law regulation ने बोला ना तो उसको audit करना ही पड़ेगा, भले unapplied जो भले applied criteria था वो unacceptable है तो भी। क्लियर है? हाँ सर, applied criteria unacceptable था तो भी law ने बोला करने का तो करने का। अगला, if summary FS not accompanied by audited financial statements, ठीक है, summary FS और audited financial statements साथ में नहीं है। Auditor should evaluate whether summary FS describe clearly from whom or where audited FS are available। पता है मैंने बात अपन ने करी थी, अगर summary FS not accompanied by audited FS है तो ऑडिटर को देखना पड़ता है कि summary FS वालों को audited FS मिलेगा कि नहीं मिलेगा। Describe whether summary FS describe clearly from whom or where audited FS are available, यानी summary FS में लिखा होना चाहिए कि कहां से मेरे को audited FS का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। और लॉ दैट स्पेसिफाइज ऑडिटेड एफएस नीड नॉट बी मेड अवेलेबल टू यूजर्स ऑफ समरी एफएस। भाई वो गंदे वाले लॉ के बारे में बात करती है, गंदे वाले लॉ, वो गंदा वाला लॉ जो कि बोलता था कि ऑडिटेड एफएस आप दो ही मत यूजर्स ऑफ समरी एफएस को। तो मैंने बोला हाँ सर, दोनों चीज लिखी होनी चाहिए, यानी मेरी समरी एफएस में लिखा जाना चाहिए, मेरी समरी एफएस में क्या लिखा जाना चाहिए, क्लियरली लिखा जाना चाहिए कि मेरे को कहां से मेन वाला ऑडिटेड एफएस का रिपोर्ट मिलेगा। क्लियर है? और भाई जो लॉ है ना, लॉ उसका भी आपको जिक्र करना है। पता है वो गंदे वाले लॉ का जिक्र जो मना कर रहा था कि भाई आपको ऑडिटेड एफएस नहीं मिलेगा, मैंने बोला हाँ सर, ये अपन ने चीज समरी एफएस में पढ़ी थी। इन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
मैनेज ये देखो, ये लाइन वाली, ये लाइन बढ़िया है, ये लाइन देखना है, एस से 800 में अपने को लाइन देखने को मिलेगी। तो लाइन को घुमा फिरा के इन लोगों ने ऑप्शन में दिया था, इन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट एग्रीज विद यूजर्स, मैनेजमेंट एग्री करता है यूजर्स से ऑन थ्रेशोल्ड बिलो विच मिस स्टेटमेंट्स वोंट बी करेक्टेड। एक थ्रेशोल्ड था जिसके बिलो मिस स्टेटमेंट्स करेक्ट होगी नहीं। स्पेशल पर्पस एफएस में मैनेजमेंट एग्री कर रहा था विद यूजर्स क्या कि थ्रेशोल्ड बिलो विच मिस स्टेटमेंट्स वोंट बी करेक्टेड, इट डज नॉट रिलीव ऑडिटर फ्रॉम रिक्वायरमेंट टू डिटरमाइन मटेरियलिटी एज पर ऐसे 320। यानी तो भी आपको ऐसे 320 की मटेरियलिटी तो डिटरमाइन करनी पड़ती है। चीज अपन ने ऐसे 800 के रिवीजन लेक्चर में भी चेक करी थी कि ऐसे 320 तो लगता ही लगता है। इट डज नॉट रिलीव ऑडिटर फ्रॉम रिक्वायरमेंट टू डिटरमाइन मटेरियलिटी, यानी ऑडिटर को क्या करना पड़ता है ना, ऐसे 320 वाली मटेरियलिटी तो लगानी ही पड़ती है। चीज ऐसे 800 के रिवीजन लेक्चर में भी अपन ने कवर करके चले थे। ऑडिट रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, खाली ये लाइन को याद रख लेना, लाइन है ना, ये आपको वो पूछेगा अलग अलग, इसको रिफ्रेश करके। क्लियर है? यानी पहले तो क्या करेगा, मैनेजमेंट एग्री करेगा यूजर्स के साथ के एक थ्रेशोल्ड है जिसके नीचे अपन मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट नहीं करेंगे और ऐसे 320 की रिक्वायरमेंट लगेगी। ठीक है, अब ऑडिट रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पस एफएस, ये बात मैंने आपको आज स्टिकी पॉइंट्स वाली वीडियो में बताई थी। क्या बोल रहा है, अगर वो कभी बोले ना अलर्ट करना है रीडर्स को, अलर्ट करना है यूजर्स को, तो क्या आएगा ना सर, ईओएम पर आएगा ऐसे 800 में। फिर ऑडिटर वांट्स टू गिव एडवर्स ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसा चलेगा क्या? मैंने बोला नहीं चलेगा। अगर आप एडवर्स या डिस्क्लेमर दे रहे हो होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, तो आपको सिंगल एफएस स्पेसिफिक एलिमेंट पे भी क्या देना पड़ेगा सर, एडवर्स या डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते। क्लियर है? नहीं दे सकते। अगला आता है एसआरएस। क्या बोल रहा है, SRS 4410 is applicable to engagement when practitioner agrees to assist management with preparation and presentation of historical FI। ये तो पता ही है सर, क्या करता है ना, प्रैक्टिशनर बेसिकली मदद करता है मैनेजमेंट की, चलो मैं हिस्टोरिकल FI आपको बना के देता हूँ, विदाउट ऑब्टेनिंग एश्योरेंस ऑन दैट इन्फॉर्मेशन एंड टू रिपोर्ट ऑन एंगेजमेंट एज पर एसआरएस। हाँ सर, यहाँ पे कोई एश्योरेंस नहीं होता है, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, पता ही इजी है। एसआरएस 4400 इज एप्लीकेबल व्हेन सीए इन प्रैक्टिस वेरीफाइज परचेजेस ऑफ कंपनी फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज एंड गिव्स रिपोर्ट देयरऑन। भाई एसआरएस 4400 कब एप्लीकेबल होगा, जब सीए इन प्रैक्टिस वेरीफाई क्या कर रहा है, परचेज ऑफ कंपनी फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। क्या था ना सर, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर तुमको ऐसा पूछे कि भाई कौन सा लगेगा, बड़े ध्यान से सुनना है इसको। SRS 4400 is applicable when CA in practice verifies purchase of company from related parties। अब तुम बोलोगे रिलेटेड पार्टीज है तो ऐसे 550 लगना चाहिए। मैंने बोला भाई साहब ऐसा नहीं होता। SRS 4400 पता है क्यों लगता है, कोई स्पेसिफिक आइटम पे भी लगता है ना। मैंने बोला हाँ, तो कौन सी वो स्पेसिफिक आइटम, मैंने बोला परचेज पे लग रहा है, परचेज ऑफ कंपनी फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। SRS 4400 में ये तो पता है क्योंकि स्पेसिफिक आइटम पे लगेगा, तो स्पेसिफिक आइटम कौन सी सर, परचेज। लेकिन सर पता कैसे चलेगा कि इस पे एस से ना लगा के हम SRS लगाए। मैंने बोला भाई उसमें कहीं भी ऐसा नहीं बोला होगा कि वो रिपोर्ट एक्सटर्नली, मतलब एक्सटर्नल देनी है, बाहर देनी है। उसमें बोला होगा कि ये रिपोर्ट इंटरनल पर्पस के लिए, मैनेजमेंट के यूज के लिए। क्लियर है? हाँ सर, क्वेश्चन में आपको हिंट मिलेगी कि ये रिपोर्ट है ना बाहर नहीं जाएगी, मैनेजमेंट की ये रिपोर्ट होगी। SRS 4400 में जो लिस्टिंग ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं वो एसेंशियल होते हैं। अपने ओरियो बिस्किट वाला नहीं पढ़ा था, लिस्टिंग ऑफ प्रोसीजर्स, रिकैलकुलेशन वगैरह, तो लिस्टिंग ऑफ प्रोसीजर्स एसेंशियल रहता है। SRS 4400 रिपोर्ट डज नॉट इंक्लूड एरियाज वेयर इंप्रूवमेंट सजेस्टेड। SRS 4400 रिपोर्ट में ऐसे एरियाज नहीं आएंगे जहां पे इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। ऐसा कोई भी अपन नहीं पढ़ता, जो रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ता है उसमें नॉर्मल आता है ना, टाइटल, एड्रेस, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, ऐसा कुछ भी अपन एरिया नहीं पढ़ता जिधर इंप्रूवमेंट्स की जरूरत वगैरह है। SRE पे आते हैं। सेंडिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिव्यू। सही बात है। इंक्वायरीज एंड कंपेयरिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विद प्रायर पीरियड इज अलाउड। इंक्वायरी अलाउड थी और एक कंपेयरिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विद प्रायर पीरियड पता है क्या है, अब ये एनालिटिकल प्रोसीजर थे, तो SRE में अपन वही तो करते थे, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। याद आते थे कि तुमको? मैंने बोला हाँ सर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन अपन उधर नहीं भेजते थे। अगला SRE 2410, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑडिटर टू सेंड इंक्वायरी लेटर टू कंपनीज लॉयर। भाई जरूरी नहीं है, SRE 2410 में अपन ने ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं पड़ा है कि ऑडिटर को इंक्वायरी लेटर भेजना होता है कंपनी के लॉयर को। हाँ सर, ऐसा कुछ पड़ा है कि अपन नहीं सर, जरूरी नहीं है कि भाई मैं कंपनी के लॉयर को क्या भेजूं सर, इंक्वायरी का लेटर भेजूं। अगला, इफ ऑडिटर इज अनेबल टू कंप्लीट रिव्यू, ऑडिटर रिव्यू कंप्लीट कर नहीं पा रहा है तो क्या करेगा, ही शुड कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट एंड TCWG रीजन वाई रिव्यू कांट बी कंप्लीटेड। हाँ, ये चीज अपन ने देखी थी कि भाई मैं अगर रिव्यू कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैनेजमेंट को, TCWG को बोलूंगा भाई ये रीजन है मैं रिव्यू कंप्लीट नहीं कर पाया, और कंसीडर वेदर इट इज एप्रोप्रिएट टू इश्यू रिपोर्ट। मैं देखूंगा कि अब मेरे को रिपोर्ट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि रिव्यू तो मैं कंप्लीट कर नहीं पाया, देखूंगा कि रिपोर्ट दूं भी कि ना दूं। फिर इफ ऑडिटर्स प्रिलिमिनरी नॉलेज, ऑडिटर की क्या प्रिलिमिनरी नॉलेज है, इनएबिलिटी टू कंप्लीट रिव्यू ड्यू टू मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन, मैनेजमेंट ने कुछ लिमिटेशन लगाए। हाँ सर, मैनेजमेंट ने कुछ लिमिटेशन लगाए, तो ऑडिटर मतलब जो अपना रिव्यू वाला था ऑडिटर, वो अपना काम अच्छे से कर नहीं पाया, तो क्या करेगा, ही शुड नॉट एक्सेप्ट एंगेजमेंट। ऑडिटर को प्रिलिमिनरी नॉलेज थी, कहीं ना कहीं ऑडिटर को पहले ही पता था, कहीं ना कहीं ऑडिटर को प्रिलिमिनरी नॉलेज थी ही कि भाई मैनेजमेंट लिमिटेशन लगाएगा तो मैं मेरा काम नहीं कर पाऊंगा, इनएबिलिटी टू कंप्लीट रिव्यू। तो तुमको देखे ना, प्रिलिमिनरी नॉलेज थी। हाँ सर, कहीं ना कहीं मेरे को प्रिलिमिनरी नॉलेज थी, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं सर। क्लियर है ना, ये चीज भी अपन ने पढ़ी थी SRE 2410।
not necessary for auditor to make statement that he is responsible for opinion on interim financial information based on review। क्या बोल रहा है SRE 2410 में, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑडिटर टू मेक अ स्टेटमेंट, ऑडिटर के लिए जरूरी नहीं है कि वो स्टेटमेंट दे दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपिनियन ऑन इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। भाई ओपिनियन तो आता ही नहीं, इधर क्या आता है सर, कंक्लूजन आता है, वही तो लिखा है SRE 2410 में, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑडिटर टू मेक अ स्टेटमेंट दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपिनियन। भाई ओपिनियन तो आता ही नहीं, सिंपल सी बात है ना, तो नेसेसरी है ही नहीं ना भाई, क्योंकि ओपिनियन तो भाई वो शब्द ही गलत है, क्लियर है, कंक्लूजन उधर आता है। अगला आता है अपना ऐसे ही, बिफोर एग्रीइंग टू एक्सेप्ट एंगेजमेंट, बिफोर एग्रीइंग टू एक्सेप्ट एंगेजमेंट सर्विस ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर क्राइटेरिया इज टू बी अप्लाइड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम विल बी सूटेबल एंड अवेलेबल टू यूजर एंटिटीज एंड देयर ऑडिटर्स ऑल्सो। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जो मैंने बोल्ड करके दिया है ना, वही फिल इन द ब्लैंक्स है, यूजर एंटिटीज एंड देयर ऑडिटर्स ऑल्सो बिफोर एग्रीइंग टू एक्सेप्ट एंगेजमेंट। भाई एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले सर्विस ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर क्राइटेरिया टू बी अप्लाइड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम विल बी सूटेबल एंड अवेलेबल टू यूजर एंटिटीज एंड ऑडिटर्स। यानी बेसिकली जो भी काम करो ना, तो सर्विस ऑडिटर किसको देता है, यूजर ऑडिटर को देता है, यूजर एंटिटी को देता है, बस इतनी सी बात वो बोल रहा है। अगला टाइप 2 रिपोर्ट, that part of service auditor's report that describes service auditor's test of controls and the results includes description of internal auditor's work and of service auditor's procedures with respect to work। भाई कुछ नहीं था, टाइप 2 रिपोर्ट में मैंने तुमको बोला था TOC एंड इट्स रिजल्ट्स भी आते हैं, बस वही वाली बात इधर लेके चलें। स्टेटमेंट ऑफ नेगेटिव एश्योरेंस इज हॉलमार्क ऑफ रिपोर्टिंग अंडर SAE 3400। मैंने आपको बोला था SAE 3400 में हमेशा नेगेटिव एश्योरेंस आता है, तुमको समरी भी मैंने दे रखी है, कहाँ पॉजिटिव एश्योरेंस आता है, कहाँ नेगेटिव एश्योरेंस आता है, कहाँ नो एश्योरेंस आता है, वो क्वेश्चन मैराथन वाली वीडियो में स्टार्टिंग में बताइए। तो स्टेटमेंट ऑफ नेगेटिव एश्योरेंस क्या है ना, हॉलमार्क है SAE 3400 का। CA can report for examination of evidence supporting assumptions in financial information but not on accuracy of projections। क्या है ना भाई, CA रिपोर्ट कर सकता है for examination of evidence supporting assumptions in financial information, लेकिन एक CA कभी भी accuracy of projections पे रिपोर्ट नहीं कर सकते, ऐसे ही 3400 में पढ़ा था, क्लियर है। प्रोजेक्शन का accuracy का तो मैं कभी नहीं बोल सकता। प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स में पता है क्या आते हैं, मैंने आपको एक बात बोली थी, प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स में AFRF वाली चीजें भी आती है, यानी एडजस्टमेंट्स टू अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बी कंपाइल्ड एज पर AFRF and adjustments to unadjusted financial information necessary for proforma financial information to be compiled as per accounting policies under AFRF। बेसिकली AFRF की चीजें भी प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स का क्या है, एग्जांपल है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो सर अब आते हैं अपन लोग डिजिटल ऑडिट पे। क्या बोल रहा है सर, डिजिटल ऑडिट में ट्रांसफर है ना, ट्रांसफर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो एग्जांपल किसका है सर, इंटरफेस का है। इंटरफेस क्या होता है, टाइप ऑफ IT डिपेंडेंसी होता है। ट्रांसफर अगर शब्द था तो अपन को क्या देखना है सर, इंटरफेस ये चीज अपन ने पढ़ी है, ट्रांसफर वगैरह इंटरफेस में जाते हैं। पार्ट्स ऑफ एक्सेस मैनेजमेंट, मैंने बोला भाई ये तीनों है ना एक्सेस मैनेजमेंट के पार्ट है, ये पार्ट नहीं है। मैंने बोला क्या, ट्रांजैक्शंस आर मॉनिटर्ड, एक्सेस राइट्स, एक्सेस ऑफ टर्मिनेटेड यूजर, मैंने बोला देखो एक्सेस आ गया तो एक्सेस मैनेजमेंट का पार्ट है ही, ठीक है। और ट्रांजैक्शन मॉनिटर होने की नहीं, ये भी एक्सेस मैनेजमेंट का पार्ट है, देखने के लिए कि एक्सेस बराबर लोगों को मिली है कि नहीं, ट्रांजैक्शन मॉनिटर बराबर से होने की नहीं। लेकिन क्या पार्ट नहीं है, डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन एनवायरमेंट आर सेग्रीगेटेड, ये पार्ट नहीं है। फिर एम्प्लॉय हु लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन स्टिल हैज एक्सेस, एम्प्लॉय तो छोड़ के चला गया लेकिन अभी भी उसके पास डिजिटल सिस्टम की क्या एक्सेस है, तो ये इनसाइडर थ्रेट है जो कि एम्प्लॉयज वगैरह का होता है ना वो सर। पार्ट्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट की क्या पार्ट है, तो मैंने बोला चेंजेस ट्रैक हो रहे हैं कि नहीं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बराबर है कि नहीं, इमरजेंसी चेंजेस आर अप्रूव्ड कि नहीं, लेकिन ये पार्ट नहीं है। पता है किसका, बैच जॉब्स आर मॉनिटर फॉर फेलियर्स एंड एक्सेसेस रिस्ट्रिक्टेड। मैंने बोला बेसिकली चेंज मैनेजमेंट में कभी भी बैच जॉब वगैरह की बात नहीं आती है, ठीक है, बैच जॉब वगैरह की बात नहीं आती है। चेंज मैनेजमेंट में क्या बात आती है, चेंज ट्रैक हुए कि नहीं, इमरजेंसी चेंजेस बराबर है कि नहीं, चेंजेस में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बराबर है कि नहीं, वो सारी बातें, लेकिन बैच जॉब की बात उसमें नहीं आती। रिकवरी प्लानिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोटेक्ट फ्रॉम साइबर रिस्क। भाई मैंने क्या बोला, प्रोटेक्ट फ्रॉम साइबर रिस्क, पता है अपन पढ़ते थे कि प्रोटेक्ट फ्रॉम साइबर रिस्क बराबर, तो प्रोटेक्शन में आप सिंपल सी बात समझो, मेरे को साइबर रिस्क से प्रोटेक्ट होना है, तो रिकवरी प्लानिंग उसमें नहीं आता है। रिकवरी और प्रोटेक्शन अलग है, वो बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रोटेक्ट करना तो क्या है ना, मैं पहले से ही प्रोटेक्ट होते चलूं। रिकवरी प्लानिंग में तो क्या होता है ना भाई, मेरा सब डेटा उड़ गया, तो रिकवरी प्लानिंग पार्ट नहीं होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम साइबर रिस्क का। सिक्योरिटी एंड डॉक्टर्ड डॉक्यूमेंट्स इज डिसएडवांटेज ऑफ रिमोट ऑडिट। हाँ सर, रिमोट ऑडिट करेंगे तो भाई क्या दिक्कत आ सकती है, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, और भाई डॉक्टर डॉक्यूमेंट यानी कि गलत डॉक्यूमेंट आपको मिल सकती है, बराबर, डॉक्टर यानी कि गलत डॉक्यूमेंट आपको मिल सकती है। इवन of cyber attacks are not targeted at financial systems, it is a business risk and has impact on auditors। यानी कि भले साइबर अटैक का डायरेक्ट टारगेट फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होता, लेकिन तो भी वो बिजनेस रिस्क और पूरे ऑडिट को, पूरे बिजनेस को इंपैक्ट करती है, ऑडिट को भी इंपैक्ट करती है साइबर अटैक, ठीक है। भले उसका फाइनेंशियल पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़े या ना पड़े, चीज अपन ने टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन में भी देखी थी। प्राइस इन इनवॉइस इज मोर देन परचेज ऑर्डर।
परचेज ऑर्डर से ज्यादा प्राइस किसमें सर, इनवॉइस में। ऐसा कैसे हो सकता है? एंड हेंस सिस्टम रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री, और इसलिए सिस्टम ने क्या कर दिया, एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये ऑटोमेटेड कंट्रोल है, ये टाइप ऑफ आईटी डिपेंडेंसी। समझ रहे हो क्या? परचेज ऑर्डर में जितना था उतना ही प्राइस होना चाहिए ना इनवॉइस में, लेकिन नहीं सर, प्राइस इन इनवॉइस ज्यादा था, तो क्या कर दिया ना उसने, क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। तो ये चीज ऑटोमेटेड कंट्रोल में आती है, टाइप ऑफ आईटी डिपेंडेंसी में अपन ने देखते हैं ना सर। हाँ सर, देखते हैं कि भाई जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी उसके ऊपर वैल्यू नहीं जा सकती। फिर कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिजिटल अपस्किलिंग इज लिमिटेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स में इतनी सारी चीजें होती है तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और डिजिटल अपस्किलिंग में दिक्कत आती है, तो ये लिमिटेशन है डेटा एनालिटिक्स का। क्या सर? कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिजिटल अपस्किलिंग। वीडियो कॉल फ्रॉम फेक एमडी आया, ठीक है, मान लो मैं एमडी हूं, ठीक है, किसी और ने एमडी बन के वीडियो कॉल किया और भाई अमाउंट ले गया वो कंपनी का, तो एक इसका एग्जांपल है सर स्पूफिंग का। ये एग्जांपल रहता है हमारे स्पूफिंग का, किसी और ने क्या कर दिया, एमडी बन गया वो, ठीक है, मेरे जैसा स्पूफ कर, वो वीडियो नहीं आता यूट्यूब पे स्पूफ वीडियो, बस, तो कोई और एमडी बन के कुछ भी टाइम पास वगैरह करने लग गया, पैसे चुरा ली एंटिटी के, तो स्पूफिंग किसमें आता है सर? स्पूफिंग आता है। स्पूफिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, मैंने बोला जो अपना साइबर अटैक होता है ना, हाँ सर, तो वीडियो कॉल फ्रॉम फेक एमडी का एग्जांपल क्या है? स्पूफिंग। साइबर अटैक कैम एज मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिट ऑफ एफएस ऑफ करंट ईयर। कभी भी अगर साइबर अटैक होगा ना और क्वेश्चन में बोला कि भाई वो मोस्ट सिग्निफिकेंस था इन द ऑडिट ऑफ एफएस ऑफ करंट ईयर, तो उसको आप कैम में बता सकते हो बिंदास तरीके से, ठीक है, क्योंकि अपन ने एक चीज देखी थी, कैम में जरूरी नहीं है खाली वो बातें हैं जो कि फाइनेंशियल से रिलेटेड है, नॉन रिलेटेड टू फाइनेंशियल भी बातें आ सकती है, तो साइबर अटैक वगैरह भी आ सकता है। स्पीयर फिशिंग, मैंने बोला सीईओ रिसीव्ड ईमेल टू अपडेट डिटेल्स फ्रॉम बैंक, एक्चुअली नॉट बैंक। मेरे को है ना बैंक से मैसेज आया कि भाई ये डिटेल्स अपडेट कर लो, मैं सीईओ हूं, मेरे को मैसेज आया, ठीक है, क्या है बेसिकली, ईमेल आया, एक्चुअली में बैंक से नहीं आया, किसी ने क्या बोला ना कि भाई हम बैंक से बात कर रहे हैं, वो ईमेल पे क्या था कि एसबीआई से है, लेकिन एक्चुअली में एसबीआई से नहीं आया था। तो कभी भी ईमेल वाली बात होती है वो किसमें जाती है सर? स्पीयर फिशिंग में जाती है। ईमेल से कोई भी फ्रॉड होगा किसमें जाएगा, बेसिकली ये बात समझो, स्पीयर फिशिंग में जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी का पूरा ऑटोमेटिक क्लेम मैनेजमेंट सिस्टम है, भाई मैं क्लेम डालता हूं, बराबर, मैं कहूँ इंश्योरेंस अवेल करने में क्लेम में मुड़ा, तो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये आरपीए का एग्जाम्पल है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का। अब ये जो एग्जांपल है ना, ये डिजिटल ऑडिट का नहीं है, ऑडिटिंग डिजिटली का है। प्लीज इस बात को एकदम स्टार मार्क कर लो और इसको प्लीज अच्छे से कर लो। डिजिटल ऑडिट का एग्जांपल नहीं, ऑडिटिंग डिजिटली का एग्जांपल है। पता है क्या? सैंपलिंग टूल यूज हुआ है, बॉट मैंने यूज किया है, और मैं एक्सेल पे रिलाई कर रहा हूं। सैंपलिंग टूल यूज हुआ है, मैंने बॉट यूज किया है सर क्रॉस चेक कंप्लायंस करने के लिए, जीएसटी बराबर है कि नहीं, और रिलायंस ऑन एक्सेल में एक्सेल का यूज कर रहा हूं। तो ये ऑडिटिंग डिजिटली का एग्जांपल है, डिजिटल ऑडिट का एग्जांपल ये नहीं है। क्लियर है? हाँ। अगला आता है ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक अकाउंटिंग। क्या बोल रहा है देखो, डीडी रिव्यूअर कैन असेस बिजनेस फीजिबिलिटी। जो ड्यू डिलिजेंस कर रहा है ना बंदा, वो बिजनेस फीजिबिलिटी को चेक कर सकता है, बिंदास तरीके से चेक कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन रिव्यूअर कैन आस्क अबाउट बैकग्राउंड ऑफ प्रमोटर्स। जो बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्या वो बैकग्राउंड ऑफ प्रमोटर्स के बारे में पूछ सकता है क्या? हाँ सर, पूछ सकता है। इवन दो इट वाज ऑलरेडी कवर्ड बाय डीडी एंड फॉरेंसिक, भले वो डीडी और फॉरेंसिक में ऑलरेडी कवर्ड था तो भी वो पूछ सकता है। डीडी इज एग्जामिनेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड कवर्स रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल प्रोजेक्शन एज वेल। डीडी में फाइनेंशियल वाली बातें भी आती है, हाँ सर पता ही आती है सर, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस पढ़ते हैं ना अपन। डीडी रिव्यूअर नीड्स टू इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ लीगल टैक्स केसेस। हाँ सर, लीगल डीडी, टैक्स डीडी सब पढ़ा ही ना अपन ने। एंड ही शुड डिस्कस द सेम विद मैनेजमेंट। ठीक है, वो डिस्कस कर सकते हैं मैनेजमेंट से। भाई एग्जांपल क्या है? हिडन लायबिलिटी का लेटर ऑफ कंफर्ट। लेटर ऑफ कंफर्ट है एग्जांपल हिडन लायबिलिटी का। डीडी में पता है अपन हिडन लायबिलिटी का क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ सर। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल डीडी। फाइनेंशियल डीडी का एग्जांपल क्या नहीं है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग और फाइनेंशियल का कोई लेना देना नहीं है, बस इतनी सी बात को ध्यान में लेते हुए चलना। सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, कभी भी कंपनी के अफेयर्स में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं करेगी कि हाँ ये कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करवाओ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर की बातों पे भाई वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी कभी भी क्रेडिटर की बातों पे किसी भी कंपनी में इन्वेस्टिगेशन नहीं चालू करवाएंगे। क्लियर है? कैन इन्वेस्टिगेटर टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स। क्या एक इन्वेस्टिगेटर एक्सपर्ट की मदद ले सकता है? हाँ सर, बिंदास तरीके से ले सकता है, लेकिन ऐसे 620 वाला एक्सपर्ट नहीं, वो ऐसे 620 इस पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। हाउ कैन इन्वेस्टिगेटर सीक एविडेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। मैंने बोला इन्वेस्टिगेटर को विदेश से मदद चाहिए तो वो कैसे ले सकता है? तो मैंने बोला भाई वो इन्वेस्टिगेटर एप्लीकेशन करेगा कोर्ट को, ठीक है, इंडिया वाले कोर्ट को एप्लीकेशन करेगा। एप्लीकेशन इज मेड टू कोर्ट इन इंडिया बाय इंस्पेक्टर एंड सच कोर्ट इश्यूज लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कोर्ट इन अदर कंट्री। यानी भाई मैं कौन हूं? इन्वेस्टिगेटर हूं। मैं मेरे भारत के कोर्ट में जाऊंगा और भारत वाला भाई विदेश की कोर्ट में जाएगा। भारत वाला कोर्ट किस में जाएगा सर? विदेश वाली कोर्ट में जाएगा। मैंने बोला ठीक है, एप्लीकेशन में कोर्ट में करूंगा भारत में, और वो भारत वाला कोर्ट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगा विदेशी कोर्ट को। बैंक एंड एनबीएफसी ऑडिट, सर इसको बड़े ध्यान से देखना सर। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ एडवांसेस को मैं किस में दिखाऊंगा सर? अदर्स वाली कैटेगरी में दिखाऊंगा, अंडर अदर एसेट्स इन बैलेंस शीट। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ एडवांसेस को मेरे को किस में दिखाना है? अदर वाली कैटेगरी में दिखाना है, अंडर अदर एसेट्स। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स जो है ना, कंटिंजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एक्रूड बट नॉट ड्यू, इसका क्या मतलब ट्रीटमेंट आएगा? डोंट इंक्लूड इन डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट्स में नहीं जाएगा। जो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है कभी भी डिपॉजिट में नहीं जाएगा, इसको मैं शो करूंगा अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में। किसको सर? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एक्रूड बट नॉट ड्यू। फिर टू वेरीफाई लोन अगेंस्ट
एफडी, भाई मेरी एफडी थी, उस एफडी के सामने मैंने लोन लिया, ठीक है। तो लोन को वेरीफाई करने के लिए कोई ऑडिटर होगा, उसको अगर वो लोन को वेरीफाई करना है ना, एंश्योर दैट ऑल एफडी रिसिट्स आर डिस्चार्ज इन फेवर ऑफ बैंक, वो सारी की सारी एफडी बैंक की हो, एंड चेक दैट लियन इज मार्क्ड इन सॉफ्टवेयर। भाई सिंपल सी बात है, एसबीआई में मेरी एक एफडी थी, उसके सामने मैंने लोन लिया, तो एसबीआई का ऑडिटर क्या चेक करेगा कि जो मेरी एफडी थी वो एसबीआई की ही थी और लियन वियन बराबर मार्क था, बराबर, ठीक है। हाँ, ऐसा मतलब वो ऐसा ना कि एफडी बीओबी की और मैं लोन दे रहा हूँ एसबीआई से, ऐसा सब नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो देखिए एफडी रिसीट जो है वो बैंक की है और लियन वियन चेक कर लेगा। एनपी ऑफ 55 लाख सोल्ड फॉर 56 लाख, तो मैंने बोला जो 1 लाख है ना, 1 लाख वो पीएनएल में क्रेडिट नहीं होगा, वो जाएगा प्रोविजन फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एनपी, अपन सेल ऑफ एनपी में पढ़ चुके हैं सर। डिले इन सिस्टम एक्यूरेसी, डिले हुआ इन सिस्टम एक्यूरेसी इन डिटरमाइनिंग क्रिस्टलाइजेशन डेट ऑफ एनपीएस, तो भाई ऑडिटर शुड रिपोर्ट एरर एंड रिकमेंड करेक्टिव मेजर्स, ऑडिटर को एरर रिपोर्ट करके रिकमेंड करना है करेक्टिव मेजर्स कि भाई सिस्टम में डिले आ रहा है इन क्रिस्टलाइजेशन डेट ऑफ एनपीएस, यानी क्या हो रहा है ना, एनपी एक्चुअली में 90 दिन के बाद बनना चाहिए लेकिन सिस्टम में वो 100 दिन के बाद बन रहा है, तो मैंने बोला ये एरर है। ऑडिटर नोटिस रिडक्शन इन बैलेंस ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स, भाई वो इनऑपरेटिव अकाउंट्स है तो उसमें तो भाई कुछ हलन चलन होना ही नहीं चाहिए, तो भी ऑडिटर नोटिस करे कि भाई कुछ रिडक्शन हो रहा है। ही फाउंड दैट अकाउंट्स वर रिवाइव्ड विदाउट अथॉरिटी, है वो अकाउंट्स वापस जिंदा हो गए बिना किसी अथॉरिटी के, तो ऑडिटर को ये चीज को रिपोर्ट करना है। ऑडिटर शुड रिपोर्ट लैक ऑफ अथॉरिटी एंड विड्रॉल्स मेड विदाउट डॉक्यूमेंटेशन रिकमेंडिंग करेक्टिव मेजर्स, तो ऑडिटर को ये चीज रिपोर्ट करनी पड़ेगी और रिकमेंड करने पड़ेंगे उसको करेक्टिव मेजर्स की भाई ऐसा कैसा हो रहा है विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। हाँ, बिना किसी अथॉरिटी के हलन चलन होनी नहीं चाहिए, ठीक है, तो भी क्या हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है वो इनऑपरेटिव अकाउंट में। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के ट्रांजैक्शंस आर टू बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम ओन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ बैंक्स, यानी बैंक की ओन इन्वेस्टमेंट्स को और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को मैं क्या करूंगा ना सर, अलग अलग करूंगा। नॉन रिवर्सल ऑफ एक्सपायर्ड बैंक गारंटी इशूड बाय ब्रांच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अर्नी, सी नॉन रिवर्सल ऑफ एक्सपायर्ड बैंक गारंटी, non-reversal of expired bank guarantee issued by branch is not an example of early warning signal of credit facility, इसका एग्जांपल नहीं है, तो भाई आपको एमसीक्यू में आएगा which is not an example of early warning signal of credit facility, तो non-reversal of expired bank guarantee इसको लिख देना, क्लियर है। हाँ, अगला देखो, पासिंग एंट्रीज फ्रॉम ऑफिस अकाउंट्स टू कस्टमर अकाउंट्स इन बैच मोड इज ऑब्जेक्शनेबल, ये चीज गलत है। आप पास कर रहे हो एंट्रीज फ्रॉम ऑफिस अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट बैच मोड में, ये चीज गलत है, ठीक है। हाँ सब फटाफट से देखते चले जाओ भाई साहब। 59 एग्रीकल्चरल लोन्स थे जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी किया था, 29 लाख के ओवर ड्यू फॉर मोर देन 2 years। 73 एग्री लोन्स थे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी किया था और 6 कॉर्पोरेट लोन थे, ठीक है। अब मैंने बोला इसमें से एनपीए कितने बनेंगे, मैंने बोला भाई सिंपल सी बात थी, भाई देखो सर सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को तो मैं कभी एनपीए बनाता ही नहीं हूं, तो ये चलेगा सर, हाँ सर इसको मैं नहीं बनाता हूं कभी भी, यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को तो मैं कभी बनाता ही नहीं हूं। स्टेट गवर्नमेंट वाले ये हैं 29 लाख, ये आ जाएंगे सर, हाँ सर ये आ जाएंगे क्योंकि ओवर ड्यू फॉर मोर देन 2 years। स्टेट गवर्नमेंट में 90 डेज की लिमिट देखता हूँ स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को तो कभी बनाता ही नहीं हूँ, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट के कौन से ना 25 लाख फॉर ईच कंपनी, मैंने बोला 6 लोन है, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, 3 स्टेट गवर्नमेंट ने की है, समझ लो 3 सेंट्रल ने किया 3 स्टेट ने किया, यानी 3 तो अभी स्टेट ने किया है ना। हाँ सर 25-25 लाख का एक है, तो 25 लाख इंटू 3 कितना होता है, 75 लाख होता है, तो 29 प्लस 75 लाख, समझ रहे हो क्या, 29 प्लस 75 लाख कितना आएगा, मैंने बोला भाई साहब 104 लाख, 29 प्लस 75 लाख 104 लाख, 29 लाख कहां से है, स्टेट गवर्नमेंट का यहां से आया, ठीक है। और 25 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा सर, 75 लाख आएगा, क्योंकि 3 स्टेट गवर्नमेंट के गारंटीड है ना। हाँ सर, तो 29 प्लस 75 इज इक्वल टू 104 लाख, 25 इंटू 3 करोगे 75 आएगा। इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड्स, इंटरेस्ट इनकम में क्या क्या इंक्लूड है, 5 लाख फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन वेयर इंस्टॉलमेंट वाज ओवर ड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन, 7 लाख फॉर एडवांस इक्वली गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। मैंने बोला भाई करेक्ट इंटरेस्ट कितना है सर, मैंने बोला भाई क्या होता है ना सर, ये चीज को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, ये गारंटीड जो भी है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का, इसको भूल जाना, 5 लाख वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम में खाली 5 लाख आएगा, वो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन वाला, क्लियर है। और एनपीए का अमाउंट कितना रहेगा, एनपीए तो मैंने भाई सिंपल सी बात बोला ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कभी बनाऊंगा ही नहीं, तो खाली क्या आएगा ना, स्टेट गवर्नमेंट का आएगा। 7 लाख का एडवांस था, दोनों इक्वल यानी 3.5 लाख हुआ, तो एनपीए कितना आएगा 3.5 लाख, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी किया था। 25 महीना पुराना एनपीए था 43 लाख का, वो मैंने बेचा 45 लाख में और प्रॉफिट उसका पीएनएल में डाल दिया। मैंने बोला डिस्क्रिपेंसी, आप कभी भी 2 लाख के प्रॉफिट को पीएनएल में डायरेक्ट नहीं ला सकते, आप पीएनएल में डायरेक्टली नहीं ले जा सकते हो, आपको वो प्रोविजन फॉर लॉस में डालना पड़ता है। क्लेम अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज दिस डेट जो होता है ना सर, क्लेम अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज दिस डेट, वो अपन ने कंटिंजेंट लायबिलिटी के एग्जांपल में पढ़ा था, लेकिन क्लेम अगेंस्ट बैंक एक्नॉलेज दिस डेट ये कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं होता है। अगला, सीए कांट एक्सेप्ट स्टेट ऑडिट एज ही इज डूइंग स्टॉक ऑडिट, आप किसी बैंक का स्टॉक ऑडिट कर रहे हो तो आप उस बैंक का स्टेट ऑडिट नहीं कर सकते। एक्स बैंक लिमिटेड है,
ये क्या है ना, कंपनी है, बैंक लिमिटेड है, तो इसका रेम्यूनरेशन कौन नक्की करेगा, मैंने बोला एजीएम में मेंबर नक्की करेंगे। हाउ टू डील नॉन प्रिजर्विंग ऑफ इंटीमेशन ऑफ कैश रेमिटेंस टू करेंसी टेस्ट, मैंने बोला ऑडिटर शुड डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग हार्ड और सॉफ्ट कॉपी ऑफ ईमेल सेंड फॉर कैश रेमिटेंस विद ब्रांच मैनेजर एंड चेक फॉर कंप्लायंस इन नेक्स्ट ऑडिट पीरियड। यानी ऑडिटर को इंपॉर्टेंस पता करनी है, ऑडिटर को इंपॉर्टेंस डिस्कस करनी है ब्रांच मैनेजर के साथ कि आपको हार्ड सॉफ्ट कॉपी रखनी है कैश रेमिटेंस की। बेसिकली इसमें इतना बोल रहा है कि कैश रेमिटेंस को आपको क्या करना होता है सर, प्रिजर्व करना होता है। क्लियर है क्या? हाँ, हार्ड कॉपी में भी प्रेजर करो, सॉफ्ट कॉपी में भी प्रेजर करो। हाउ टू वेरीफाई हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट्स, मैंने बोला भाई हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट्स हो रही है ना, तो पहले तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, वेरीफाई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंट इन विच कैश डिपॉजिटेड, रीजन डिस्क्रिपेंसी, और एंश्योर करो कि रिकॉर्ड सब मेंटेन है कि नहीं। यानी हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट में केवाईसी भी चेक करनी, देखना है कि रिकॉर्ड सब मेंटेन है कि नहीं। ठीक है, हाँ। अब दो बोरोवर के अकाउंट है, केटी फैब और पीएम डेकोर। आप केटी फैब को देखोगे ना सर, तो इसका ड्रॉइंग पावर से ज्यादा आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा है। पीएम डेकोर देखोगे ना, तो इसका पहले तो क्या है ना, ड्राइंग पावर से ज्यादा है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, लेकिन बाद में ना सब कुछ ड्राइंग पावर के अंदर अंदर जा रहा है। क्लियर है, सब कुछ ड्राइंग पावर के विद इन है। अब ब्रांच ने क्या किया, दोनों को बोला ये स्टैंडर्ड है, मैंने बोला नहीं सर, इंप्रॉपर क्लासिफिकेशन है। पहला वाला एनपीए, क्यों एनपीए, क्योंकि ड्राइंग पावर से सब कुछ ज्यादा जा रहा है। ठीक है, दूसरा वाला क्या है ना, दूसरा वाला स्टैंडर्ड है क्योंकि सब कुछ ड्राइंग पावर के विद इन ही है। क्लियर हो गई क्या बात मेरी? मैंने बोला हाँ सर क्लियर हो गई। फिर अगला, एजुकेशन लोन गिवन टू मिस्टर एक्स ऑफ 50 लाख, मैंने 50 लाख का एजुकेशन लोन दिया उसको, ठीक है, अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ हाउस ऑफ 60 लाख, क्योंकि उसका क्या था, घर 60 लाख का था, 60 लाख का उसने घर गिरवी रखा, मैंने उसको 50 लाख दिए। बाद में पता चला वो वैल्यूअर जिसने उसका घर वैल्यू किया था वो निकल गया, उसकी जगह कोई और आ गया, और पता चला उसका घर तो खाली 20 लाख का ही था। यानी भाई मैंने 50 लाख दिए थे उसको, क्यों भाई, उसने 60 लाख का घर गिरवी रखा था। बाद में पता चला उसके घर की वैल्यू इरोड हो गई। तो कभी भी ऐसा इरोजन होता है इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, इरोजन जब भी होता है इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज तो वो चीज डाउटफुल एसेट में चली जाती है। ये बात को ध्यान में रखना। इन ऑपरेटिव अकाउंट्स जो होते हैं ना सर, तो उसका कौन सा ऑडिट प्रोसीजर नहीं होता, मैंने बोला ऑटो एक्टिवेशन को वेरीफाई उधर नहीं करते, क्योंकि ऑटो एक्टिवेशन क्यों ही होगा, इन ऑपरेटिव अकाउंट में कभी भी ऑटो एक्टिवेशन नहीं होता है, इसीलिए वो उसका ऑडिट प्रोसीजर नहीं है। इनलैंड आउटवर्ड बिल फॉर कलेक्शन है ना, तो उस केस में क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे अपन, टू वेरीफाई एक्रूवल ऑफ चार्जेस एंड अकाउंट ऑफ कस्टमर ऑन हुज बिहाफ बिल वाज सेंट फॉर रिकवरी बिल वेयर बिल रिटर्न अनपेड। ये चीज आपको एमसीक्यू में मिलेगी, तो देख लेना सर, ये ऑडिट प्रोसीजर आएगा फॉर इनलैंड आउटवर्ड बिल फॉर कलेक्शन। क्विक मॉर्टेलिटी केसेस इज इक्वल टू शॉर्टकमिंग इन क्रेडिट अप्रेजल। क्या होता है ना सर, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, 4 केस तुमको दे रखे हैं, एबीसी एक्स वाई एस के डी के। क्लियर है? हाँ सर। ये डेट ऑफ रिन्यूअल है ना, वो इररेलेवेंट है, डेट ऑफ रिन्यूअल मेरी इररेलेवेंट है, भाड़ में गई, मेरे को चेक करना है डेट ऑफ फर्स्ट सैंक्शन से। अब भाई 31 मार्च 24, देखो सर, एबीसी एक्स वाई और डी के क्विक मॉर्टेलिटी केसेस है, पता है कैसे, मैंने बोला 10 में 23 और 31 मार्च 24, 12 महीने से कम का पीरियड है कि ज्यादा का, मैंने बोला हाँ ये 12 महीने के अंदर का ही पीरियड है। 1 जुलाई 23 से 31 मार्च 24, ये भी 12 महीने के अंदर का पीरियड है। 1/10/23 से 31 मार्च 24, ये भी 12 महीने के अंदर का पीरियड है। तो क्विक मॉर्टेलिटी के केसेस है। कौन से केसेस है? क्विक मॉर्टेलिटी के केसेस है। 4/4/22 से लेकर के 31 मार्च 24 जो है ना सर, ये 12 महीने से ज्यादा का पीरियड है, तो ये कभी भी क्विक मॉर्टेलिटी में नहीं आएगा। क्लियर है? एनबीएफसी सर्टिफिकेट में जो पोजीशन होती है वो ईयर एंड की दिखती है। क्लियर है? हाँ सर। ग्रुप ऑडिट पे आता हूं सर मैं। चेंज इन शेयर होल्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ परमानेंट कंसो एडजस्टमेंट। ठीक है, तो पता ही अपने को, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दोस कंपोनेंट्स दैट आर इंडियन कंपनीज। यानी भाई इंडियन कंपनी के केस में वो काय की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्लियर है क्या? हाँ सर। इंडियन कंपोनेंट्स के केस में मेरे को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लाइक वगैरह ठोको भाई। अब बड़े ध्यान से देखना इसको। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स आर अवेलेबल। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे पास सारे कंपोनेंट के अवेलेबल है। मैंने बोला ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई, एक्सेप्ट जर्मन कंपनी। क्यों? क्योंकि जर्मन कंपनी का ऑडिट हुआ ही नहीं होगा। ठीक है, whose audit won't be completed before release date of कौन सा एफएस। हाँ सर, उसका ऑडिट तो कंप्लीट होगा ही नहीं। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर ऑडिटर को जर्मन कंपनी का ऑडिटेड एफएस नहीं मिले तो ऑडिटर को मॉडिफाई करनी पड़ती है ऑडिट रिपोर्ट। ये चीज अपन ने पढ़ी पता है, अपन रिपोर्टिंग पढ़ते ग्रुप ऑडिट वाले केस में, उसमें आखिरी में होता है कंपोनेंट्स नॉट ऑडिटेड। हाँ सर, हाँ सर, ऐसा पढ़ा था। तो उस पर्टिकुलर केस में कंपोनेंट जो ऑडिट नहीं हुआ है, जर्मन वाला ऑडिट नहीं हुआ है, तो वो क्या करनी पड़ेगी, मेरी ऑडिट रिपोर्ट को मेरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कंसोलिडेशन एज पर इंड एस इज टू बी डन इवन इफ इट इज फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन। पहला साल होगा तो भी आपको कंसोलिडेशन इंड एस के हिसाब से करना पड़ेगा। गैप कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स मेड बाय पेरेंट कंपनी आर टू बी ऑडिटेड बाय प्रिंसिपल ऑडिटर। भाई क्या होता है ना सर, पेरेंट कंपनी गैप कन्वर्जन करती है, विदेश से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए थे उनके गैप के हिसाब से बन के, तो हमारा पेरेंट क्या करेगा, उसको बराबर करेगा, और फिर वो गैप कन्वर्जन को ऑडिट कौन करेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर करेगा। अपन देखते हैं नॉर्मल गैप कन्वर्जन बनाता कौन है, मैंने बोला मैनेजमेंट बनाएगा पेरेंट कंपनी का, और ऑडिट कौन करेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अदर कंपनी, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है,
एंड इन्वेस्टेड 45% इन शेयर कैपिटल एंड 100% कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने बोला भाई इस हिसाब से तो आपको नहीं करना चाहिए कंसोलिडेशन, क्योंकि खाली 45% शेयर कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन भाई आपका 100% कंट्रोल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। तो टू थिंग्स टू बी डन, प्रिपेयर करो कंसो एफएस एंड ऑडिटर परफॉर्म्स ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्यों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये एक ही कंपनी ने दूसरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, ये दोनों क्या हो गई, रिलेटेड हो गई। क्लियर है? हाँ सर। अगर इन्वेस्टमेंट मेरी इंक्रीज हो रही है फॉर 45% टू 60%, 45% से 60% तक जा रही है मेरी इन्वेस्टमेंट, तो ऑडिटर नीड नॉट डू एनी एडिशनल प्रोसीजर्स एक्सेप्ट ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर इन एफएस। मैं नॉर्मल थोड़े बहुत ऑडिट प्रोसीजर लगा दूंगा, ये एडिशनल जो हो रहा है ना 15%, उस पर मैं क्या लगा दूंगा, कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा दूंगा, उसके अलावा मेरे को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। कंपनी प्लस उसकी सब्सिडरीज को इंडिया से एप्लीकेबल होगा एज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन इंडिया। कोई भी कंपनी अगर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन इंडिया में, तो उस पर इंडिया से एप्लीकेबल हो जाएगा, उस कंपनी पे भी होगा, उसकी सब्सिडरीज पे भी होगा। ठीक है, अभी वो लिस्ट हुई नहीं है, इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, तो भी उस पर इंडिया से एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर आगे कंपनी ने वार्न कर दिया ऑडिटर को, चेतावनी दे दी विद लीगल नोटिस टू गिव बैक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो मेरे को दे दे। ऐसा होता है क्या? मैंने बोला नहीं सर, ऑडिटर इज राइट ऑन वर्किंग पेपर, ऑडिटर का हक है उसके वर्किंग पेपर पे, उसके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे अपने डिस्क्रिप्शन पे चाहे तो वो कंपनी को अवेलेबल करा सकता है, पर कंपनी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। इफ नॉन कंसोलिडेशन, अगर आपने कंसोलिडेशन नहीं किया तो मैं एडवर्स ओपिनियन दे दूंगा, अगर मटीरियल है परवेजिव हो तो। ठीक है? हाँ सर, एडवर्स ओपिनियन दूंगा अगर मटीरियल है और परवेजिव है तो ऑब्वियसली। इफ नॉन कंसोलिडेशन डिस्क्लोज द नोट्स टू अकाउंट्स, मैंने नॉन कंसोलिडेशन को डिस्क्लोज कर दिया नोट्स टू अकाउंट्स में, तो भी भाई कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला ऑडिट ओपिनियन में। ये चीज मैंने आपको बहुत बार पढ़ाई है, आज ट्रिकी पॉइंट्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताई थी। ऐसा नहीं होता कि उन लोगों ने बोला कि चलो भाई मैनेजमेंट ने बोला हम डिस्क्लोज कर रहे हैं तो आप छोड़ दो भाई, आप एडवर्स ओपिनियन नहीं दो। मैंने बोला नहीं सर, हमारे ओपिनियन पे तो कोई इंपैक्ट आता ही नहीं है। ठीक है? हाँ सर। अगली बात बड़े ध्यान से देखो सर, पीएसयू ऑडिट, रिपोर्ट सबमिटेड बाय यू आफ्टर पीएसयू ऑडिट इज रिव्यूड बाय कोपू। यानी भाई रिपोर्ट सबमिटेड बाय यू आफ्टर पीएसयू ऑडिट इज रिव्यूड बाय कोपू। पीएसयू ऑडिट मैंने कर लिया, उसके बाद जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं ना सर, रिपोर्ट सबमिट अपन ने पढ़ा था, कोपू उसको रिव्यू करता है। पता है अपन ने पढ़ा था रिपोर्ट जो कि कैग ने बनाई है, कौन उसको एग्जामिन करता है? कोपू उसको करता है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है? हाँ सर, कोपू हमेशा फाइनल रिपोर्ट को एग्जामिन करता है। ऑडिट ऑफ आईटी डिपार्टमेंट ऑफ पीएसयू, पीएसयू का आईटी डिपार्टमेंट का ऑडिट कर रहा था मैं। चेकलिस्ट पता है क्या क्या होगी? तो चेकलिस्ट आईटी डिपार्टमेंट, सारी आईटी की बात है सर। पासवर्ड बराबर था कि नहीं, पासवर्ड इंश्योर था कि नहीं, डेटा बैकअप बराबर लिया था कि नहीं लिया था। ठीक है सर, ठीक है। तो ये जो आईटी डिपार्टमेंट वाला है ने आंसर क्या है ना इसका? कंप्लायंस ऑडिट। यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ सर? कंप्लायंस ऑडिट में यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। बात समझ में आती है क्या? मैंने बोला हाँ सर, बात समझ में आती है। यहाँ जब भी आईटी डिपार्टमेंट का मैं कर रहा हूँ तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ? कंप्लायंस ऑडिट की सब कुछ बराबर तरीके से कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना। फिर CAG can conduct audit of even joint venture provided government holds 51% shares। गवर्नमेंट होल्ड कर रही है 51% शेयर्स। ठीक है? तो कैग जो है ना, कैग वो कंडक्ट कर रहा है ऑडिट ऑफ इवन जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर का भी ऑडिट कंडक्ट करेगा, क्योंकि भाई गवर्नमेंट अगर होल्ड कर रही है 51% शेयर तो भाई वो क्या हो गई सर? गवर्नमेंट कंपनी हो गई। तो हाँ सर, कैग रोल में आ जाएगा। परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ जॉइंट वेंचर ऑफ, देखो परफॉर्मेंस ऑडिट किसका हो रहा है? मैंने बोला जॉइंट वेंचर है सेंट्रल गवर्नमेंट का और प्राइवेट कंपनी का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा 51% है, प्राइवेट कंपनी का 49% है। बट नोटिस शुड बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम टू मैनेजमेंट टू प्रिपेयर देमसेल्व्स। मैं नोटिस दे दूंगा मैनेजमेंट को कि भाई मैं आ रहा हूं ऑडिट करने के लिए, कैग क्या नोटिस दे देगा ताकि वो लोग थोड़े से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है? पर क्या कैग आएगा क्या रोल में? मैंने बोला कैग तो आएगा, क्योंकि 51% शेयर्स किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फिर भले वो जॉइंट वेंचर या नॉर्मल कंपनी हो, कैग आएगा क्योंकि 51% शेयर्स किसके पास है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मैं नोटिस दे दूंगा कि हाँ भाई तुम थोड़ी तैयारी वैयारी करके रखना, मैं आने वाला हूं। फिर इमर्जिंग एरियाज, BRSR इज मैंडेटरी फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। हाँ सर, प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया फॉर क्वालिटी ऑफ अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट की क्वालिटी। मैंने बोला भाई अकाउंटेंट कौन है? इंसान है, तो ह्यूमन कैपिटल आएगा। प्रिंसिपल 8 रिक्वायर्स कंपनीज टू गिव डिटेल्स ऑफ सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट दिखेगा तो प्रिंसिपल 8 में डालना उसको। फिर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग वॉलंटरी फॉर टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज। ये मैंने आज भी ट्रिकी पॉइंट्स वाली वीडियो में तुमको बताया था। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग वॉलंटरी होती है फॉर टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज। तो सर वो टॉप 1000 अपन ने पढ़ा था, वो कौन सी थी? मैंने बोला वो BRSR रिपोर्टिंग थी। क्लियर है क्या? हाँ सर। सोलर इक्विपमेंट है ना, सोलर इक्विपमेंट भाई ये है ना चीज, ये देख लेना बड़े ध्यान से। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पूछ सकता है, लेटेस्ट आरटी में पूछिए, किसी भी फैकल्टी की बुक में नहीं है चीज। ठीक है? हाँ, सोलर इक्विपमेंट, सोलर इक्विपमेंट क्या है ना सर? नेचुरल कैपिटल का एग्जांपल है, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल का एग्जांपल नहीं है। आपको लग रहा है मशीन है सोलर इक्विपमेंट, तो भाई मैं मैन्युफैक्चर्ड में ले लूं? नहीं सर, ऐसा नहीं चलेगा। एमिशन डिटेल्स है नहीं, एसेंशियल इंडिकेटर में आएगा। और जो प्लान होगा ना सर फ्यूचर एनर्जी कंजम्पशन है, लीडरशिप इंडिकेटर में आएगा। इसको मैंने डीप में डिस्कस किया था स्टिकी पॉइंट्स वाली वीडियो में कि भाई कॉमन सेंस मारो, एमिशन का इंपॉर्टेंट डिटेल है तो वो एसेंशियल इंडिकेटर में जाएगा। और अभी फ्यूचर एनर्जी वाला प्लान होता है ना सर, तो वो एकदम ऑप्शनल होता है, वो लीडरशिप इंडिकेटर में जाएगा। और फ्यूचर एनर्जी कंजम्पशन की चीजें क्या बोलती है सर? प्रिंसिपल 6 में बन जाते हैं सर। क्लियर है? फ्यूचर एनर्जी बेसिकली ये लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की बात करें तो ये चीज अपन प्रिंसिपल 6 में लेंगे। अगला है इंटरनल ऑडिटर, इसके बहुत सारे आपको एमसीक्यू और फिर प्रोफेशनल एथिक्स बाकी है। अब देखो सर, बड़े ध्यान से देखना सर इसको। इंटरनल ऑडिट
फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑफ 23-24 आपको फिगर्स चेक करने पड़ते हैं 22-23 के, ठीक है, तो पता है लास्ट ईयर के फिगर्स चेक करूंगा। इंटरनल ऑडिटर इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। फर्स्ट ईयर का आर्किटेक्ट वो इंटरनल ऑडिटर बन गया, उसकी जो रिपोर्ट्स है एकदम फैशनेबल थी, मस्त एकदम स्केल से लाइनें वाइनें उसने मस्त खींची थी, ठीक है, जिसके कारण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एकदम अचंभे में आ गया, भाई साहब ये किसको मैं ले आया। तो उस पर्टिकुलर केस में ऑडिटर को असेस करना पड़ेगा कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल केयर ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है, मैं असेस करूंगा कि भाई ये किसको मैं ले आया एंड नीड्स टू रिकंसिडर ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड कांट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, भाई मेरे को रिकंसिडर करना पड़ेगा मेरी ऑडिट स्ट्रेटेजी को, और मैं ऐसे बंदे का काम तो यूज नहीं कर पाता भाई, सिंपल सी बात है, कुछ भी लाइनें वाइनें कर रहा है ऐसा नहीं चलेगा। इंटरनल ऑडिटर ऑफ परचेजेस मे अप्रोच सैंपल वेंडर, इंटरनल ऑडिटर ऑफ परचेजेस, मैं परचेजेस का इंटरनल ऑडिटर हूं, ठीक है, मैं अप्रोच कर रहा हूं सैंपल वेंडर को, अच्छा सर, सैंपल वेंडर को थ्रू मैनेजमेंट अनलेस फ्रॉड इज सस्पेक्टेड एंड कलेक्ट रिक्वायर्ड एविडेंस, यानी मैं इंटरनल ऑडिटर हूं परचेजेस का, ठीक है, क्या मैं किसी भी सैंपल वेंडर को मैनेजमेंट के थ्रू कर सकता हूं क्या अप्रोच, मैंने बोला बिंदास तरीके से कर सकता हूं और रिक्वायर्ड एविडेंस भी प्राप्त कर सकता हूं, प्रोवाइडेड वहां पे कोई फ्रॉड वर्ड वगैरह का सिनेरियो नहीं होना चाहिए, फ्रॉड वर्ड वगैरह सस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, मैं सैंपल वेंडर को उठा के उससे कोई भी एविडेंस ले सकता हूं। रिक्रूटमेंट इज नॉट इन स्कोप व्हेन डूइंग इंटरनल ऑडिट ऑफ परचेज, भाई मैं परचेज का इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं तो रिक्रूटमेंट की तो बात ही नहीं आती, एचआर का थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो परचेज का कर रहा हूं ना, हाँ सर। सीएफओ ने डायरेक्ट किया चीफ इंटरनल ऑडिटर को नॉट टू वेस्ट टाइम इन ऑडिटिंग सम एक्टिविटीज, उसने बोला भाई इंटरनल ऑडिटर तू टाइम वेस्ट मत कर, तो भाई जो हमारा इंटरनल ऑडिटर ना शुड इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट द रिस्क एंड एक्सपोजर एंड टेक जजमेंट, results of evaluation and not auditing major activities should be factored in internal audit plan and approved from audit committee, यानी भाई जो भी ये इंटरनल ऑडिटर अपना काम करता रहेगा वो सीएफओ की बातों में नहीं आएगा, ठीक है, सो ये इंटरनल ऑडिटर को अपना बेसिक काम करना है, उसको इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करना है क्या रिस्क है क्या एक्सपोजर है, ठीक है, कौन सी मेजर एक्टिविटीज मेरे को करनी है, कौन सी मेजर एक्टिविटीज मेरे को नहीं करनी है, ठीक है, हाँ सर, कौन सी चीजें इंटरनल ऑडिट प्लान में जाएगी नहीं जाएगी वो सारी चीज। इंटरनल ऑडिटर विल नॉट परफॉर्म डिटेल्ड ऑडिट फॉर एक्टिविटीज इजीली अंडरस्टूड बाय ऑडिट टीम, यानी भाई जो चीज ऑडिट टीम ने आसानी से पता कर ली है ना उसके लिए इंटरनल ऑडिटर डिटेल में कोई भी काम नहीं करेगा, क्लियर है क्या, हाँ सर। तो क्या बोल रहा है, इंटरनल ऑडिटर विल नॉट, सीआ मतलब चीफ इंटरनल ऑडिटर विल नॉट परफॉर्म डिटेल्ड ऑडिट फॉर एक्टिविटीज इजीली अंडरस्टूड बाय ऑडिट टीम एंड अदर एक्टिविटीज में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्कोप, तो मैंने बोला ठीक है सर समझ गया मैं, बेसिक सी मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ऑडिट टीम ने कोई काम कर दिया आपको समझ में आ गया तो भाई इंटरनल ऑडिटर फिर वापस से वो काम नहीं करने वाला, क्लियर है। Internal auditor can verify purchase transaction to assess if company policy is followed for obtaining minimum price from vendor, भाई क्या है ना, internal auditor can verify purchase transaction, मेरे को purchase transaction verify करना है to assess if company policy is followed for obtaining minimum price। अब भाई मैं क्या क्या चीजें करूंगा, मैं इसमें क्या क्या चीजें नहीं करूंगा, तो मैंने बोला कौन सी एक्टिविटीज में परफॉर्म नहीं करूंगा इसमें, मैंने बोला देखो परचेज करना है मेरे को, ठीक है, परचेज के बारे में देखना है तो नेगोशिएटिंग विद वेंडर ये मेरा काम नहीं है, मैनेजमेंट का काम होता है। अप्रूविंग परचेज ट्रांजैक्शन, ऑथराइजिंग पेमेंट ट्रांजैक्शन, ये सब किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है, मैं तो खाली चेक करने आया हूँ परचेज ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना है कि नहीं करना है, पेमेंट कितना करना है कौन सा करना है ना सर ये मैनेजमेंट देखेगा, मैं खाली चेक करूंगा। अब इंटरनल ऑडिटर ने ओवरहर्ड कर लिया मैनिपुलेशन इन सेल्स, इंटरनल ऑडिटर को पता चल गया सेल्स में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। इफ सेल्स ऑडिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इनिशियल प्लान तो रिव्यू करना पड़ेगा सम सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस टू बी डन एंड डिटेल्ड ऑडिट इन केस ऑफ रेड फ्लैग। भाई अगर मेरे इनिशियल प्लान का पार्ट नहीं था सेल्स का ऑडिट करना, लेकिन अब मेरे को पता चल गया कि सेल्स में कुछ मैनिपुलेट है, तो मेरे को कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस में जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पता चला उसको मेरे को रिव्यू करना पड़ेगा और डिटेल में ऑडिट करना पड़ेगा अगर मेरे को रेड फ्लैग मिल गया तो, ठीक है। और अगर तो सेल्स ऑडिट मेरा पार्ट ऑफ प्लान है ना तो स्पेशल फोकस में दूंगा उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को, हाँ सर, यानी सेल्स का ऑडिट अगर मेरा पार्ट है प्लान का है पार्ट नहीं है, अगर तो मेरे प्लान का पार्ट है ना तो मैं स्पेशल फोकस दूंगा, प्लान का पार्ट नहीं तो पहले ऊपर से देखूंगा, फिर पता चलेगा भाई बहुत खतरा है तो भाई डिटेल में जाके रेड फ्लैग इसको मैं घोषित कर दूंगा, ठीक है। हाँ अगला स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशंस, स्कोप क्या है इंटरनल ऑडिटर का, मैंने बोला देखो सर प्रोडक्शन की बात चल रही, प्रोडक्शन का क्या स्कोप है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंजम्पशन रिकॉर्डिंग फिनिश गुड्स ये सब प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, नॉट इन स्कोप रिसीट ऑफ मटेरियल, रिसीट ऑफ मटेरियल कभी भी भाई प्रोडक्शन से इसका लेना देना नहीं है तो ये स्कोप में नहीं आएगा, क्लियर है क्या, हाँ सर रिसीट ऑफ मटेरियल नहीं आएगा भाई, इस चीज को याद रख लेना सर। अगला व्हाट शुड इंटरनल ऑडिटर डू इन केस ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर इंटरनल ऑडिट प्लान अप्रूव्ड बाय ऑडिट कमेटी, भाई लैक ऑफ रिसोर्सेस है, जो भी काम करने के लिए जो चीजें हैं ना मेरे पास है ही नहीं, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करूंगा सर, मैं अप्रेज ऑडिट कमेटी ऑफ चैलेंजेस एंड एक्सपोजर ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कंप्लीट प्लान, मैं ऑडिट कमेटी को जाके बताऊंगा तुमने मेरे को चीजें रिसोर्सेस नहीं दिए ना तो उसके ये मेरे को चैलेंजेस फेस करने पड़े और ये सारे नुकसान है, क्लियर है क्या, हाँ सर। मैं ऐसा बताऊंगा बेसिकली कि देखो मैंने कंप्लीट प्लान फॉलो नहीं किया ना तो भाई ये नुकसान हो रही है, देखो एक्सपोजर है यानी एक रिस्क है कंपनी को, भाई मैं अच्छे से ऑडिट प्लान नहीं कर पाऊंगा तो भाई ये रिस्क होने वाले कंपनी को, एक्सपोजर होने वाले, देख लो सर। To mitigate the risk due to lack of segregation of duties, internal auditor should recommend compensation controls until manpower is not extended। भाई क्या है ना सर, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ये लोग बराबर करते नहीं है, एक ही बंदे को बार बार वही का वही काम दे रहे हैं लोग, मतलब बेसिकली सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी क्या होता है ना सर,
एक बंदे को आप काम मत दो सारा का सारा, वो काम को क्या करो ना सर, बांटो। एक बंदे को जो काम देने वाले ना वो काम आप 3 बंदे को दो। क्लियर है? हाँ सर। अब मैंने बोला भाई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो ही नहीं रहा है, एक ही बंदे को ये लोग सारा का सारा काम दिए जा रहे हैं। हाँ सर, सारा का सारा काम दिए जा रहे हैं। अब इसके रिस्क को मैं कैसे मिटिगेट करूंगा? मैंने बोला भाई कंपनसेशन कंट्रोल से। क्या करूंगा सर? कंपनसेशन कंट्रोल से इसको कंपनसेट करने के लिए मैं कोई और कंट्रोल लगाऊंगा। बेसिकली बस इतनी सी बात इसमें चल रही थी। क्लियर है? हाँ सर। जब तक आप दूसरा मैन पावर एक्सटेंड नहीं करते आप क्या करो सर? कंपनसेशन कंट्रोल लगाओ। जब तक आप दूसरे बंदों को नहीं लाते हो, भी आपने क्या है ना अपॉइंट ही नहीं करे, दूसरे बंदे भी आपने हायर ही नहीं करे कि आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कर पाओ, तो जब तक आप दूसरे बंदे नहीं ला रहे हो आप कुछ कंपनसेशन कंट्रोल कुछ दूसरे कंट्रोल कर लो। इंटरनल ऑडिटर ऑफ टैक्स का इंटरनल ऑडिटर था, उसने क्या नोटिस किया ना सर? अनऑथोराइज्ड आईटीसी टेकन बाय कंपनी ने गलत आईटीसी लिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट। मैंने बोला भाई ऑडिटर में डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड इग्नोर इनकरेक्ट आईटीसी एज इट सेव्स मनी। मैंने बोला आप इग्नोर करोगे आईटीसी को? मैंने बोला नहीं सर, आपने गलत आईटीसी ली तो गलत बात है ना सर, आप इग्नोर नहीं कर सकते थे। नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट अप्रोप्रिएट क्या है भाई? तो मैंने बोला इग्नोर करना इज नॉट अप्रोप्रिएट। क्लियर है क्या? हाँ सर। अगला, इंटरनल ऑडिटर नोटेड दैट ट्रांजैक्शंस आर अपडेटेड आफ्टर वीक इन ईआरपी। अच्छा, इंटरनल ऑडिटर को क्या पता चला कि एक हफ्ते के बाद ईआरपी सिस्टम में क्या हो रहे हैं सर? ट्रांजैक्शन मतलब जा रहे हैं। ठीक है, जो आज जाने चाहिए थे वो एक हफ्ते बाद जा रहे हैं, बट ही डजंट फाइंड प्रॉब्लम इन ट्रांजैक्शन। उसको कोई लग रहा है कि ठीक है प्रॉब्लम नहीं, सही ट्रांजैक्शन जा रहे हैं, भले एक हफ्ते बाद जा रहे हैं पर सही जा रहे हैं। तो इंटरनल ऑडिटर शुड डू डिटेल्ड रूट कॉज एनालिसिस फॉर डिले इन डिस्कशन विद मैनेजमेंट एंड रिकमेंड एप्रोप्रिएट मेजर्स टू मिटिगेट द रिस्क। रूट कॉज एनालिसिस फाइंड करेगा इंटरनल ऑडिटर और भाई डिस्कशन करेगा मैनेजमेंट के साथ और उनको क्या करेगा ना, सजेस्टिव मेजर्स उनको रिकमेंड करेगा कि भाई ये सुधारा कर लो तुम लोग, अच्छा नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। ठीक है, रिकमेंड करूंगा मैं एप्रोप्रिएट मेजर्स। बोर्ड और ऑडिट कमेटी कैन अपॉइंट एंड डिसाइड द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर। भाई बोर्ड और ऑडिट कमेटी अपॉइंट भी कर सकते हैं इंटरनल ऑडिटर को और उसके स्कोप को भी डिसाइड कर सकते हैं। चीज अपन इंटरनल ऑडिट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इंटरनल ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द क्लोजर ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज बट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंप्लीमेंटिंग एक्शन प्लान इज ऑफ मैनेजमेंट। ये फॉलो अप वाले पॉइंट में अपन पढ़ते हैं। जो प्रायर ऑडिट इश्यूज थे ना उसके क्लोजर को मॉनिटर करना जिम्मेदारी किसकी? इंटरनल ऑडिटर की है। लेकिन भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? इंप्लीमेंट करना एक्शन प्लान की, वो मैनेजमेंट की। फॉलो अप वाले एक्शन में आज भी अपन ने पढ़ा था वो ट्रिकी पॉइंट्स वाली वीडियो में, फॉलो अप वाले में। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। भाई इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। विच फैक्टर वुड ट्रिगर टू रिव्यू एंड रिविजिट द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट प्लान। भाई इसमें से कौन सा फैक्टर क्या करेगा ना सर? ट्रिगर करेगा रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट प्लान को। मैंने बोला ऑटोमेशन एंड चेंजेस इन क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस। क्लियर है कि हाँ सर? ध्यान रखना, बाकी 3 ऑप्शन क्या है ना गलत है। स्टेट ऑडिटर, अब बड़े ध्यान से देखो सर, एकदम खत्म ही होने वाला है। स्टेट ऑडिटर शुड नॉट डेलीगेट इन्वेंट्री चेकिंग टू इंटरनल ऑडिटर। स्टेट ऑडिटर कभी भी डेलीगेट नहीं करेगा इन्वेंट्री चेकिंग इंटरनल ऑडिटर को। पता है क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा रोमम होता है। क्वेश्चन में बोला कि भाई रोमा में तो थोड़ी ना मैं इंटरनल ऑडिटर को दे दूंगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव इंटरनल ऑडिटर को चाहे उसका एक्सपीरियंस हो कि ना हो, भाई इस पर्टिकुलर केस में रोमा में ना, तो मैं ये वाला काम किसको नहीं दे सकता? इंटरनल ऑडिटर को नहीं दे सकता। ऑडिट डॉक्यूमेंट जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है स्टेट ऑडिटर की, और भाई स्टेट ऑडिटर को अपने पास रखनी होती है। वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंटरनल ऑडिटर को नहीं दे सकता काम करने के लिए। ठीक है, उसको लग रहा है कि भाई मैं काम करता हूँ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंटरनल ऑडिटर को देता हूँ। मैंने बोला भाई नहीं दे सकता। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी किसकी होती है? स्टेट ऑडिटर की होती है। फिर इंटरनल ऑडिटर फाउंड फिक्टिशियस वाउचर्स। इंटरनल ऑडिटर को क्या मिले सर? कुछ नकली वाउचर मिले, तो ही शुड कंसीडर मटेरियलिटी एंड इग्नोर लो वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो वो क्या करेगा ना सर? लो वैल्यू ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर सकता है, लेकिन भाई जो मटेरियल वाले ट्रांजैक्शन है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिटर आइडेंटिफाइड पॉसिबल फ्रॉड इन रिक्रूटमेंट व्हाइल ऑडिटिंग एचआर फंक्शन। में एचआर को ऑडिट कर रहा था तो मेरे को क्या पता चले भाई? फ्रॉड पता चले कि भाई बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं सर, रिक्रूटमेंट में बहुत फ्रॉड है। तो ही शुड इवैल्यूएट द पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग विद एविडेंस। तो देखेगा कि भाई एविडेंस के साथ कुछ छेड़खानी नहीं हुई है कि नहीं हुई है। एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ केएमपी एंड रेज रेड फ्लैग टू सीईओ एमडी ऑडिट कमेटी। मैं क्या बोलूंगा ना भाई, मैं पता करूंगा कि कुछ टेम्परिंग वगैरह कुछ गड़बड़ियां वगैरह है कि नहीं, और सीईओ एमडी ऑडिट कमेटी को जाकर रिपोर्ट कर दूंगा रेड फ्लैग के बारे में। हाँ सर। वेंडर पेमेंट इज नॉट इन स्कोप व्हाइल ऑडिटिंग एचआर फंक्शन। भाई एचआर में तो बंदों की बात होती है, लोगों की, तो वेंडर पेमेंट तो आता ही नहीं है। ठीक है, हाँ सर। सेटिंग अप केआरए इज इन स्कोप। हाँ ये स्कोप में आता है। केआरए जो आता है ना उस स्कोप में आता है। केआरए का लेना देना एचआर से है, लेकिन वेंडर पेमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो वेंडर पेमेंट कभी भी एचआर से नहीं आएगा, मतलब एचआर के स्कोप में वेंडर पेमेंट नहीं आएगा, केआरए आता है। फिर देखना है इसको, चीफ इंटरनल ऑडिटर फाइंड्स सस्पिशियस परचेज ट्रांजैक्शन। उसको कुछ सस्पिशियस परचेज ट्रांजैक्शंस मिले जो कि ऑडिट प्लान में थे ही नहीं। ठीक है, हाँ सर। चीफ इंटरनल ऑडिटर को कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मिले तो ही शुड टेक इनिशिएटिव टू कंप्लीट ऑडिट प्रोसीजर टू कंक्लूड सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस एंड पॉसिबल रेड फ्लैग। बस वही है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को पता करूंगा, देखूंगा रेड फ्लैग है कि नहीं, और बेसिस ऑन द इनिशियल फाइंडिंग एक्सटेंडेड स्कोप शुड बी प्रेजेंटेड टू ऑडिट कमेटी। ठीक है, और एक बार मैंने इनिशियल फाइंडिंग कर ली है तो मैं डीप वाला किसको जाके बोलूंगा? ऑडिट कमेटी को जाके रिपोर्ट में सबमिट करूंगा। अगला आता है प्रोफेशनल एथिक्स का। फ्रेम्ड फोटो जो होती है ना सर, फ्रेम्ड फोटो, मैंने बोला अगर आपने फ्रेम्ड फोटो दी ना आप गिल्टी हो जाओगे। क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। भाई वेबसाइट में क्या चलता है ना,
वो वाला फोटो चलता है अपना पासपोर्ट साइज फोटो, लेकिन फ्रेम्ड फोटो नहीं चलता है। तो क्लॉज 6 में पासपोर्ट साइज फोटो परमिटेड है, फ्रेम्ड फोटो परमिटेड नहीं है। एडवोकेसी थ्रेट का एग्जांपल है, पता है क्या? स्टेट ऑडिटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज एडवाइजिंग गवर्नमेंट। स्टेट ऑडिटर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को पता है क्या बोल रहे हैं गवर्नमेंट को? टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैं स्टेट ऑडिटर हूँ, मैं सरकार के पास गया, मैं फिलिप्स वालों को स्टेट ऑडिटर हूँ, फिलिप्स एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फिलिप्स, तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, उनकी तरफदारी कर रहा हूँ कि चलो ना अपन इलेक्ट्रॉनिक के लिए कुछ अच्छा काम करते, चलो ना अपन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते बाहर से। तो मैंने बोला भाई मैं मेरे क्लाइंट के लिए कुछ भी कर रहा हूँ तो वो चीजें किस में जाती थी? एडवोकेसी थ्रेट में जाती थी। क्लियर है? मैं क्लाइंट के बिहाफ पे कोर्ट केस लड़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ तो किस में जाएगी? एडवोकेसी थ्रेट में जाएगी। सीए ने इश्यू किया चेक टू रिपे द लोन, ठीक है, सीए हूं मैंने इश्यू किया चेक टू रिपे द लोन विच रिटर्न ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। पता है क्या पता चला भाई साहब? पता चला कि भाई उसमें मेरे खाते में तो पैसा ही नहीं था, मेरे खाते में तो पैसा ही नहीं था। किधर जाएगा? क्लॉज 2 पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल। क्लियर है क्या? हाँ सर। सीए ने इनॉग्रेट करी न्यू ऑफिस, सीए ने ताजी ऑफिस को इनॉग्रेट किया। हिज फ्रेंड्स गिव आर्टिकल ऑन फ्रंट पेज ऑफ न्यूज़पेपर। तो मेरे फ्रेंड्स ने क्या किया ना सर, फ्रंट पेज ऑफ न्यूज़पेपर पे आर्टिकल दिया, मेरा बड़ा सा फोटो छापा, हाफ पेज की मेरी फोटो थी और मैंने उस पर कंसेंट दिया था। तो भाई तो भी मैं गिल्टी रहूंगा क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में। कैन बी, अब देखो क्योंकि मैं फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी हूं तो क्या आएगा? कैन बी रिप्राइमेंडेड, नेम कैन बी रिमूव फ्रॉम रजिस्टर फॉर 3 मंथ्स एंड फाइन अप टू 1 लाख। फर्स्ट शेड्यूल के जो दंड होते हैं ना ये सारे वो हैं। क्लियर है? हाँ सर। यानी न्यूज़पेपर में मैंने नहीं दिया, मेरे फ्रेंड्स ने दिया, तो भी मैं गिल्टी हूं क्योंकि मैंने कंसेंट तो दिया था ना। हाँ सर। फर्म एक्सेप्टेड अपॉइंटमेंट विदाउट कम्युनिकेटिंग टू प्रीवियस ऑडिटर, ऑब्वियसली गिल्टी किधर है? क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। इवन इफ मैटर इज रिजॉल्व्ड आफ्टरवर्ड्स, भले वो मैटर बाद में रिजॉल्व हो गया ना तो भी आप गिल्टी हो जाओगे। न्यू सीए फर्म एक्सेप्टेड वर्क इमीडिएटली विदाउट पेइंग अटेंशन टू प्रोसीजर्स। ये चीज को बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन में साफ साफ ऐसा ना बोले कि आपने कम्युनिकेट नहीं किया प्रीवियस ऑडिटर को, खाली बोले कि आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं किए ना तो भी आप गिल्टी हो जाते हो। क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। वापस से देखो, रेलेवेंट प्रोसीजर्स नॉट डन, तो आप किधर गिल्टी हो जाओगे? क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। यानी क्वेश्चन में साफ साफ बोला ही नहीं है, केस स्टडी में साफ साफ बोला ही नहीं है। क्या नहीं बोला है? कि भाई आपने कम्युनिकेट नहीं किया तो भी आप गिल्टी हो जाओगे क्लॉज 8 में। अगर ये बोला है ना उन्होंने रेलेवेंट प्रोसीजर्स आपने नहीं किए या विदाउट पेइंग अटेंशन टू प्रोसीजर्स। सर क्लॉज 8 कौन सा होता है? जो आप कम्युनिकेट करते हो ना प्रीवियस ऑडिटर को, वो वाला। रिक्रूटमेंट एजेंसी ने कॉन्टेक्ट किया एक्स को कि भाई हमारी कंपनी में वैकेंसी है। क्लियर है क्या? हाँ सर हमारी कंपनी में वैकेंसी है, आओ। एक्स ने क्या किया ना, पार्टनर के रूप में रिजाइन कर दिया। यानी एक्स का था, सीए था, वो XYZ कंपनी का पार्टनर था, तो वहां से रिजाइन करके चला गया, कंपनी में उसने ज्वाइन कर लिया, कंपनी में वो ज्वाइन कर गया। ठीक है, उसने क्या किया? सीए फर्म से रिजाइन करके कंपनी में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, क्यों सर ज्वाइन कर लिया? क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसी ने बोला कि हाँ भैया XYZ कंपनी में कोई है, कोई कंपनी उधर आ जाओ, उधर वैकेंसी है। तो ये जो एजेंसी है ना, मेड इनवॉइस ऑफ 1% ऑफ सीटीसी। तो ये जो एजेंसी ने पता है क्या बोला? देख भाई सीए, तू अपने पगार में से एक काम करना ना, हमको 1% ऑफ सीटीसी देना। ठीक है, तू अपने पगार में से 1% ऑफ सीटीसी देना। लेकिन भाई क्या हुआ ना, एक्स ने खाली एग्री किया, एक्स ने क्या एग्री किया कि हाँ मैं दे दूंगा, तो भी वो गिल्टी हो जाएगा क्लॉज 1 पार्ट 2 फर्स्ट शेड्यूल में। वो क्या बोलते हैं सर? क्लॉज 1 पार्ट 2, मेरी सैलरी मेरी है, मैं किसी को भी मेरी सैलरी नहीं दूंगा, मैं किसी को भी मेरे एमोल्यूमेंट्स में से पैसा नहीं दूंगा, ऐसा बोलता है नहीं? हाँ सर। तो भाई उधर गिल्टी हो जाएगा एक्स। एक्स ने पैसा दिया नहीं है, उसको फुल डिस्काउंट मिल गया था बाद में, अभी तो खाली उसने एग्री किया देने को, तो भी वो गिल्टी हो जाएगा। क्योंकि एग्री करे तो भी आप गिल्टी हो जाते हो। पे या एग्री टू पे आता है ना सर उसमें? मैंने बोला हाँ सर आता है। अगला क्या बोलता है, बड़े ध्यान से सुनना सर। आर्टिकल गेटिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। चलेगा क्या? आर्टिकल असिस्टेंट को स्टाइपेंड के अलावा परसेंटेज भी मिल रहे प्रॉफिट के। मैंने मना किया था सर, सीए गिल्टी हो जाएगा अंडर क्लॉज 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। ये चीज अपन ने क्लास में भी डिस्कस करी थी। फर्म अपॉइंटेड टू एक्ट एज फाइनेंशियल एडवाइजर टू म्यूचुअल फंड फॉर फीस। मैंने बोला भाई गिल्टी है ये ईएसबी डिसीजन में, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। फर्म अपॉइंटेड टू एक्ट एज फाइनेंशियल एडवाइजर टू म्यूचुअल फंड फॉर फीस। आपको फीस मिल रही है, तो मैंने बोला म्यूचुअल फंड से फीस मिल रही है तो आप क्या हो जाओगे? गिल्टी हो जाओगे। क्लियर है? मैंने बोला था फीस नहीं ले सकते हो। हाँ सर, आप एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हो और साथ में फीस ले रहे हो तो गलत है। खाली एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हो तो चलेगा। ठीक है, हाँ। मिस्टर एक्स पार्टनर है XY कंपनी में, वो सीए बेसिकली, और वो टीचिंग प्रोफेशन में अलाउड है क्या? बिंदास तरीके से अलाउड है, खाली 25 घंटे के अंदर अंदर आपको टीचिंग करनी होती है। सीए इज ब्रदर ऑफ फादर ऑफ फाइनेंस डायरेक्टर और अनदर पार्टनर इज फ्रेंड। अरे भाई बेसिकली ब्रदर ऑफ फादर यानी बेसिकली कोई खून का रिश्ता है या फ्रेंड का रिश्ता है, तो दोनों के दोनों फैमिलियरिटी थ्रेट का एग्जांपल होते हैं। बस इतनी सी बात है। एक्स ऑडिटर है ट्रेंड्स का, पता है रिलायंस का, ट्रेंड्स से कपड़ों वाला। हाँ सर, तो एक्स ऑडिटर था ट्रेंड्स का और डायरेक्टर सिंप्लिसिटर था वो रिलायंस का। ठीक है सर, ट्रेंड्स का मैं ऑडिटर हूं और डायरेक्टर सिंप्लिसिटर में रिलायंस का। रिलायंस ने एक्वायर किया 55% शेयर्स इन ट्रेंड्स। ठीक है, टर्म एज डायरेक्टर इन रिलायंस एक्सपायर्ड। अब मेरा जो रिलायंस में टर्म था ना वो एक्सपायर हो गया, मैं वहां का डायरेक्टर सिंप्लिसिटर अब नहीं रहा, मेरा टर्म एक्सपायर हो गया। तो रिलायंस ने क्या बोला ना, आप एक काम करो, आप ऑडिटर का पोजीशन एक्सेप्ट कर लो। क्या कर सकते हो क्या? मैंने बोला नहीं कर सकते सर, 2 साल का कूलिंग पीरियड रखना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ सर 2 साल का कूलिंग पीरियड रखना पड़ेगा, और आप उसके सब्सिडरी में पहले से ही ऑडिटर हो, तो आप सब्सिडरी में ऑडिटर हो तो आप होल्डिंग में क्या बन सकते हो? ऑडिटर नहीं बन सकते हो। क्लियर है कि हाँ सर? बस यही 2 बातें, कूलिंग पीरियड को बस बेसिकली तुम ध्यान में रखते हुए चलना।
एक्स इनकमिंग ऑडिटर है, एक्स इनकमिंग ऑडिटर है, उसने रिटर्न कम्युनिकेशन सेंड किया आउटगोइंग ऑडिटर को अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग में मैंने रिटर्न कम्युनिकेशन सेंड किया, ठीक है। आउटगोइंग ऑडिटर सेंड एक्नॉलेजमेंट वाइड ऑफिशियल ईमेल, आउटगोइंग ऑडिटर ने क्या किया ना सर, उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया ऑफिशियल ईमेल से, लेकिन ईमेल आईसीआई के पास रजिस्टर्ड नहीं था, चलेगा क्या, बिंदास तरीके से चलेगा, इट इज पॉजिटिव एविडेंस ऑफ डिलीवरी, क्योंकि भाई ऑफिशियल ईमेल से मेरे को क्या आ गया ना, उसका जवाब तो आ गया ना सर, हाँ सर जवाब तो मेरे को आ गया, ऑफिशियल ईमेल से मेरे को जवाब आ गया वो आउटगोइंग ऑडिटर का, ठीक है, भले वो मेल भले आईसीआई के पास रजिस्टर नहीं था, लेकिन वो ऑफिशियल ईमेल था, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, क्लियर है, लिखा हुआ ना ऑफिशियल ईमेल, हाँ। क्वालिफाई मैंने किया सीए 3 महीने पहले, और मेरा जो विजिटिंग कार्ड था ना उसमें मैंने एफसीए लिखा, तो मैंने बोला मैं गिल्टी हो जाऊंगा, क्लॉज 1 पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल, नॉट बीइंग अ फेलो एक्ट एज अ फेलो, याद आता है क्या, हाँ सर। कैन कम्युनिकेट टू प्रीवियस ऑडिटर वाया ईमेल, क्या मैं प्रीवियस ऑडिटर को क्लॉज 8 में ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता हूं क्या, हाँ सर कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन कम्युनिकेट आपको करना है बिफोर एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आप कर रहे हो ना सर, तो आप चार्ज फीस कर सकते हो एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, और चार्ज फीस कर सकते हो फ्लैट अमाउंट में भी, यानी मैं 501 रुपए का फ्लैट अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ या परसेंटेज बेसिस पे चार्ज कर रहा हूँ, चलेगा। अगर आप एक ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का कर रहे हो ना सर ऑडिट, तो आप परसेंटेज बेसिस पे भी फीस चार्ज कर सकते हो, तो बोथ आर अलाउड, क्लियर है। सीए वाला काम है मेरा, ठीक है। अब टेंडर को मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, हाँ सर, मैंने क्या बोला था, टेंडर को आप कब रिस्पॉन्ड कर सकते हो, अगर तो वो काम सारे वालों काम का है, बीकॉम एमकॉम सब है, ठीक है, वो नॉट एक्सक्लूसिव वाला काम है तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, और सीए वाला काम है तो उस टेंडर में मिनिमम फीस लिखी हो ना, तो आप टेंडर को रिस्पॉन्ड कर सकते हो। मैंने बोला भाई ऑडिटर ने कोर्ट की फीस या नहीं की वो रेलेवेंट नहीं है, वो चीज रेलेवेंट है, वो टेंडर में मिनिमम फीस होनी चाहिए ना, तब जाके सीए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब दो ही अपने इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो, बाकी सारे इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो के पॉइंट मैंने क्या करे थे ऊपर एमसीक्यू में ले लिए थे। देखो सर बड़े ध्यान से देखना सर, ओनली एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट, ये गलत चीज है। ओनली स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कैन बी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट, मैंने बोला ये भी चीज गलत है। ऑल फ्रॉड्स एंड एरर्स आर आइडेंटिफाइड, मैंने बोला नहीं सर सारे फ्रॉड एंड एरर का थोड़ी पता चलेगा, ठीक है, सारे फ्रॉड और एरर का तो पता नहीं चलेगा, अपन सीएस थोड़ी ना है, ठीक है। तो भाई ये तीनों ऑप्शन गलत है। भाई क्या पता चलेगा ना, ऑडिटर कंटेंट्स दैट इन्वेंटरी वाज नॉट इन सैंपलिंग मटेरियलिटी एंड दस इशू वाज नॉट आइडेंटिफाइड, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑडिटर्स। क्या था ना, बेसिकली एक वेयरहाउस था, वेयरहाउस में जो इन्वेंट्री थी ना वो मटेरियल नहीं थी, तो इसीलिए ऑडिटर ने वहां पे चेक ही नहीं करी। तो ऑडिटर क्या कंटेंट कर रहा है कि इन्वेंट्री क्योंकि मटेरियल नहीं थी इसलिए मैंने चेक नहीं करी, क्लियर है क्या, बस यही वो बोल रहा है, इसीलिए मैं इश्यू को पता नहीं कर पाया, तो ये ऑडिट रिस्क थी बेसिकली, ठीक है। वो इन्वेंट्री मटेरियल ही नहीं थी इसलिए मैंने चेक नहीं करी और इसलिए मैं इशू को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। सर ये क्यों नहीं आएगा ऑल फ्रॉड्स एंड एरर्स, क्योंकि भाई ऑल फ्रॉड्स एंड एरर्स ऑडिटर चेक नहीं करता है, खाली स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के बारे में भी नहीं पता चलता है, एरर फ्रॉड के बारे में पता चलता है, और खाली एरर के बारे में भी नहीं पता चलता है, फ्रॉड के बारे में भी पता चलता है। तो ये सारी अधूरी स्टेटमेंट्स थी। अगला वेयरहाउस कीपर है ना, वेयरहाउस कीपर वही स्टॉक को मेंटेन कर रहा था और वही इनवॉइस भी देख रहा था। मैंने बोला था इंटरनल चेक आता है, पता है इंटरनल चेक, कि भाई वही मतलब एक ही बंदा अगर फिजिकल कस्टडी ले रहा है एसेट की और एक ही बंदा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले रहा है, तो मैंने बोला कौन सी ऑडिट रिस्क आएगी, ये कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क का एग्जांपल है, इसको ध्यान में रखते हुए चलना। कौन सा इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है, मैंने बोला सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। आपको दो अलग अलग बंदे रखने चाहिए थे, लेकिन आप एक ही के पास स्टॉक रख रहे हो, उसी के पास इनवॉइस रख रहे हो, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है। फिर टू एंश्योर दैट सच इंस्टेंस डज नॉट टेक प्लेस एट अदर वेयरहाउस इंटरनल ऑडिट इज टू बी डन, ये देखने के लिए कि भाई ऐसा और कोई दूसरी जगह ना हो, मतलब इसमें क्या था कंपनी के 10 वेयरहाउस थे, ठीक है, तो कंपनी ने एक वेयरहाउस में गलती कर रखी थी। क्या गलती कर रखी थी कि एक ही वेयरहाउस कीपर जो था वही स्टॉक को देख रहा था, वही इनवॉइस को देख रहा था, तो ये एंश्योर करने के लिए और कहीं ऐसी गलती ना हो आपको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। विच सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज, तो मैंने बोला यहाँ पे ऑथराइजेशन का कोई लेना देना नहीं है, एग्जीक्यूशन कस्टोडी एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ये तीन चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ऑप्शन में अगर तुमको ऑथराइजेशन दिखे ना तो भाई बोल देना यहाँ पे ऑथराइजेशन का तो कोई रोल नहीं है, क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, एग्जीक्यूशन कस्टोडी और रिकॉर्ड कीपिंग अपना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अब दूसरा, ऑडिटर ने टेस्ट किए रिकॉर्डेड अकाउंट्स पेएबल टू टेस्ट अंडर स्टेटमेंट, मीनिंग ऑफ रेलेवेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मैंने बोला भाई रेलेवेंस का मीनिंग पहले तो बताओ सर उसको, तो मैंने बोला रेलेवेंस का मतलब होता है, रेलेवेंस मींस लॉजिकल कनेक्शन विद पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड असर्शन, यानी मैं वही वाले ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा हूं जो कि रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर है, इसका मतलब होता है रेलेवेंस बेसिकली कि मैं लॉजिकल ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा हूं, जो रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर है मैं वही लगा रहा हूं, ठीक है। अब ऑडिटर ने क्या है रिकॉर्डेड चीजें टेस्ट करी। अब मैंने बोला भाई ऑडिट प्रोसीजर इज टू टेस्ट ओवर स्टेटमेंट एंड नॉट अंडर स्टेटमेंट। बेसिकली क्या था ना, मेरे को अंडर स्टेटमेंट चेक करना था, यहाँ पे मैंने रिकॉर्डेड चीजें चेक करी है। रिकॉर्डेड चीजें हमेशा मैं ओवर स्टेटमेंट के लिए चेक करता हूँ, अंडर स्टेटमेंट के लिए चेक नहीं करता हूँ। तो जो ऑडिट प्रोसीजर आपने लगाया रिकॉर्डेड को चेक करने का, ये तो आपने ओवर स्टेटमेंट को चेक करने के लिए लगाया, समझ रहे हो क्या, अंडर स्टेटमेंट को चेक करने के लिए लगाया नहीं, जबकि आपको तो क्या टेस्ट करना था, अंडर स्टेटमेंट टेस्ट करना था। अब EQCR believes that auditor expects to include net owned fund. EQCR believes that auditor expects to include net owned fund in audit certificate for year end, but auditor disagreed. क्या बोल रहे हैं, बड़े ध्यान सुनना, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ये बोल रहा है कि ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू इंक्लूड नेट ओन्ड फंड इन ऑडिट सर्टिफिकेट फॉर ईयर एंड, लेकिन ऑडिटर ने क्या कर दिया ना सर, डिसएग्री कर दिया। मैंने बोला भाई
जो भी एनबीएफसी की बातें चलती है ना वो ईयर एंड की ही चलती है, एज एट एंड की ही चलती है। क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे कि भाई कौन से मिलेंगे, मतलब थ्रू आउट द ईयर एक ऑप्शन में आपको मिलेगा, फिर एज एट 30 सितंबर ऑप्शन मिलेगा, एज एट 28 फरवरी ऑप्शन मिलेगा। मैंने बोला नहीं सर, एवरी एनबीएफसी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो एनबीएफसी के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात है, मेन मुद्दा क्या है ना सर, ईयर एंड की बात चलती है सर। किसकी बात चलती है, बड़े ध्यान से देखना इसको, एज एट एंड की। मैंने आपको एनबीएफसी में भी अभी पढ़ाया था ऊपर वाले पॉइंट्स में, जो एनबीएफसी का मैंने देखा था कि एज एट एंड इसका सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, सेल्स मैनेजर ऑफ एनबीएफसी एग्रीड टू रीफाइनेंस अकाउंट्स पेबल ऑफ एक्स लिमिटेड। क्या हुआ ना सर, एक एनबीएफसी थी, उसके सेल्स मैनेजर ने पता है क्या बोला, एक्स लिमिटेड के अकाउंट्स पेबल का पैसा हम दे देंगे, एक्स लिमिटेड के अकाउंट्स पेबल का पैसा हम दे देंगे, ऐसा छाती ठोक के उसने बोला। किसने बोला, सेल्स मैनेजर ने बोला। समझ रहे हो क्या मेरी बात को, हाँ सर, सेल्स मैनेजर ऑफ एनबीएफसी ने बोला। लेकिन बाद में उसने क्या किया ना, लोचा किया, बट ही इशूड पेमेंट टू पर्सनल अकाउंट बट अमाउंट वाज रिकवर्ड लेटर। क्या किया ना उसने, पर्सनल अकाउंट में अपना पेमेंट डाल दिया। यानी मैंने वादा किया कि तुम्हारे क्रेडिटर मैं पे कर दूंगा, मैं सेल्स मैनेजर ऑफ एनबीएफसी हूं, ठीक है, लेकिन बाद में मैंने क्या कि घपला किया, खुद के ही अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, हालांकि बाद में वो अमाउंट मेरे से रिकवर कर लिया गया। एक्स लिमिटेड हैड टू पे एडिशनल अमाउंट ऑफ 4 करोड़, इसके कारण एक्स लिमिटेड को और नुकसान हो गया, और 4 करोड़ का उसको नुकसान हो गया। क्लियर है क्या, हाँ सर। अब क्या है ना, बड़े ध्यान से सुनना, नो डिस्क्लोजर इन बुक्स ऑफ एनबीएफसी, इसका तो एनबीएफसी ने कोई डिस्क्लोजर किया ही नहीं भाई। एनबीएफसी को क्या हुआ ना, बड़े ध्यान से सुनना, एनबीएफसी के सेल्स मैनेजर ने वादा किया, मान लो मैं एनबीएफसी में, देखो मैंने वादा किया, मैंने क्या वादा किया कि भाई मैं तुम्हारे क्रेडिटर को पे कर दूंगा। ठीक है, बड़े शांत दिमाग से समझना, मैंने वादा किया कि मैं तुम्हारे क्रेडिटर को पे कर दूंगा, लेकिन मैंने ना खुद के पर्सनल अकाउंट में वो पैसा डाल दिया। ठीक है, भले बाद में तुम लोगों ने मेरे से वो पैसा रिकवर कर लिया। अब इसके कारण क्या हुआ ना, तुमको नुकसान हो गया 4 करोड़ का, क्योंकि मैंने तुमको वादा किया था, तो मैंने पे नहीं किया, तुमको पे करना पड़ा, तुमको 4 करोड़ का क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, अभी वो नुकसान तुम लोगों ने मेरे से लिया, हाँ सर, यानी मेरे को देना पड़ेगा ना पैसा, लेकिन मैंने वो चीज को मेरी बुक्स में दिखाई नहीं, एनबीएफसी ने अपनी बुक्स में दिखाई नहीं। ओवरऑल मटीरियलिटी 2 करोड़ की थी एनबीएफसी की। ठीक है, और ये एडिशनल अमाउंट कितने का था, 4 करोड़ का था। तो मैंने दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए। तो अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो ऑडिटर डिस्कस करेगा इस चीज को टीसीडब्ल्यूजी के साथ। और अगर इंपैक्ट मटीरियल है, परवेजिव नहीं है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। ऑब्वियस सी बात है, अपन ने देखा है ना सर, मटीरियल है, परवेजिव नहीं है, तो क्या दे देंगे सर, क्वालिफाइड ओपिनियन अपन लोग दे देंगे। सर क्यों एडवर्स डिस्क्लेमर की बात नहीं की, भाई एमसीक्यू में पॉइंट्स ही नहीं थे एडवर्स डिस्क्लेमर के, इसीलिए बात नहीं की। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है क्या, मैंने बोला हाँ सर बात समझ में आती है। ऑडिटर ने क्या किया सर, डिस्कस कर दिया टीसीडब्ल्यूजी के साथ, और इंपैक्ट मटीरियल है, परवेजिव नहीं है, तो मैं क्या दे दूंगा सर, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा। ये चीज मटीरियल है क्या, हाँ सर मटीरियल है, क्योंकि ओवरऑल मटीरियलिटी मेरी 2 करोड़ की है, और यहाँ पे एडिशनल अमाउंट कितने का देना पड़ रहा है मेरे को, 4 करोड़ का देना पड़ रहा है। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, भाई साहब शेयर करो, और कमेंट करके जाओ, कमेंट में कैसे विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीएफए एंड ऑडिट। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर पेपर।